देखो अभी कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं जिनका डिस्कशन और करना बाकी है। ठीक है, एनर्जी चैप्टर में। और मैंने आपको पहले ही बोला था एनर्जी चैप्टर इज़ वेरी लेंथी चैप्टर। ठीक है, याद होगा अभी एक तो इसमें एक क्वेश्चन बता हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का। रिमेंबर हम लोगों ने सोलर एनर्जी पढ़ा था। अभी 3 एनर्जी सोर्सेज और हैं जो बचे हुए हैं, जैसे एक विंड बचा है, एक जियोथर्मल बचा है और तीसरा बचा है ओशन एनर्जी। तो ये 3 हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे और इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी बुक को खोलेंगे, उसी से कवर करेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो इसमें आते नहीं है यूपीएससी में, साफ साफ मैंने पहले बताया है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अगर यूपीएससी में बना है तो किस पर बना है? सोलर एनर्जी। खूब बने हैं 5-6 क्वेश्चन, और इवन आपने मेंस में भी देखा है सोलर एनर्जी पे 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप चैप्टर नंबर 3 अपना बुक खोल लीजिए। ठीक है, और पूरे भारत में यही हाल है, जो लोग मेरी क्लास सुनते हैं वो किताब सामने रखते हैं। ठीक है, तभी उनका क्लास जो होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। इसमें सोलर एनर्जी के बाद वाला जो टॉपिक है वो विंड एनर्जी है। आप देखिएगा आपको मिल जाएगा टॉपिक नंबर 3.6.2। ठीक है, 3.6.2 जो टॉपिक नंबर है, ठीक है ना, इसमें आपको मिल जाएगा विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन विंड एनर्जी के पहले देखो एक 2 चीज़ें और हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगे वो आप देख लीजिएगा बाद में। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूंगा हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में। देखो ये क्वेश्चन हाइड्रोजन सीएनजी का वैसे भी 2023 में भी आया हुआ है, और एक क्वेश्चन हाइड्रोजन सीएनजी का 2018 में भी आया हुआ है। 2018 में क्या पूछा था इन्होंने, सुनना भी। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हाइड्रोजन सीएनजी पर बेस्ड। असल में क्या हुआ था कि दिल्ली में जो सीएनजी बसेस होती हैं, दिल्ली में सीएनजी बसेस होती हैं, सबको पता है। ठीक है, वहाँ पूरी तरह से जो सरकारी बसें पेट्रोल डीजल कब की हटाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो वहाँ जो दिल्ली में सरकारी बसेस है सीएनजी वाली, उसमें इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने जो दिल्ली के सरकारी बसेस है, यानी कह लो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक डील हुआ जहां पर 50 बसेस को ट्रायल के लिए यूज किया गया। वो 50 बसेस को जो ट्रायल के लिए यूज किया गया, वो सीएनजी बसेस के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को मिक्सिंग के साथ चलाना था। और वो जो 50 बसेस में जो हाइड्रोजन फ्यूल को मिक्सिंग के साथ चलाना था, अब हाइड्रोजन के साथ चलाना था, इसलिए उसका नाम हाइड्रोजन सीएनजी रखा गया। ओके, उसका नाम हाइड्रोजन सीएनजी रखा गया। और इसका फायदा क्या हुआ? अच्छा, 20% हाइड्रोजन और 80% सीएनजी की मिक्सिंग थी। 20% हाइड्रोजन और 80% किसकी मिक्सिंग थी? सीएनजी की। और इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए थे? एक तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता है जो फ्यूल के जलने के बाद, वो 70% कम हो गया। और बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो पहला आपके हेल्थ के लिए फायदा मिला। दूसरा क्या हुआ, इसका 5% सेविंग फ्यूल हो गया। क्यों? आप जितना माइलेज पाने लगे पहले वाले से, वो ज्यादा आ गया। जिसके लिए आप 5% एक्स्ट्रा फ्यूल जलाते हैं, अब उतना जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो माइलेज ज्यादा हो जाने से आपने फ्यूल बचाना शुरू कर दिया। तो लगभग 5% सेविंग ऑफ फ्यूल हुआ। और तीसरा, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। ऑक्टेन नंबर मतलब आप समझ रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ गई होगी। देखो, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए भी होता है, और ऑक्टेन नंबर अब मैं बोल देता हूं गैस के लिए भी होता है। सीटेन नंबर सिर्फ और सिर्फ डीजल के लिए होता है। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो गलती से पीछे छूटी थी, तो जब ये पीडीएफ मैं खोलता हूं तो यहाँ पे आ जाता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधा सीधा, ठीक है, यहां पर, और टॉपिक का नाम है विंड एनर्जी। ठीक है, सारा का सारा पिक्चर के थ्रू चलेंगे। किताब में सारा का सारा इंफोग्राफिक्स दिया हुआ है जो मैं देख सकता हूं। ठीक है, एक तो ये वाली फोटोग्राफ आपको होगी जो दिखेगी, ठीक है, ये वाली मिलेगी, और ये वाली भी एक मिलेगी चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, ये वाली भी एक फोटोग्राफ मिलेगी। ठीक है, इन्हीं फोटोग्राफ को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मिलेगी सारे इंफोग्राफिक्स हैं किताब में। ठीक है, अब सुनो बच्चों, सुनो जरा, समझो। जो विंड एनर्जी होता है, पहले विंड एनर्जी के कुछ कंसेप्ट्स को मैं समझाता हूं। विंड एनर्जी को समझने के लिए पहले एक चीज समझ लो, हमें विंड टरबाइन की जरूरत होती है। और विंड टरबाइन सबने देखा होगा, अगर रियलिटी में नहीं देखा होगा तो पिक्चरों में देखा होगा। तो विंड टरबाइन की जरूरत होती है, और जो विंड टरबाइन की जरूरत होती है, उस विंड टरबाइन के बारे में बता दूं, उसकी एक हाइट होती है, और सबको पता है उसकी हाइट अच्छी खासी होती है। विंड टरबाइन की हाइट लगभग 100 फीट की होनी चाहिए मिनिमम, यानी 30 मीटर और उसके ऊपर।
इससे होता क्या है कि विंड अच्छा खासा आसानी से ऊपर ऊपर आ जाता है और कोई ऑब्स्टकल्स नहीं होते हैं, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं नीचे की तरफ। वैसे तो विंड टरबाइन जहां होता है वो खुला एरिया होता है, वहां ऑब्स्टकल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ऊपर की हाइट होती है तो विंड की सप्लाई अच्छी खासी होती है, ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज जो है, जो आपने देखा है विंड टरबाइन, वो आपको बहुत बड़े आकार का मिलता है, बहुत बड़े साइज का होता है। और इसीलिए जो उसके विंड टरबाइंस के जो पंखे होते हैं वो बहुत तेजी से नहीं घूमते, बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। और उस धीरे धीरे घूमने वाले विंड टरबाइन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर लेते हैं। और मैंने आपको एक चीज और पीछे भी बोला था कि विंड एनर्जी जनरेशन करने के लिए विंड की जो मिनिमम स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर आवर होती है। और भारत में जो पोटेंशियल है वो कितना एवरेज 10 से 12। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया हैव अ गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीजों पे ले चलता हूं, कैसे विंड एनर्जी से पावर जनरेशन होता है। इसके लिए एक पिक्चर देखो, इस पिक्चर के थ्रू। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो विंड टरबाइंस होते हैं ना, उनका एक शेप होता है। जैसे हम लोग के घरों के अंदर जो पंखे लगे तो उनका एक शेप होता है, तभी तो जब पंखा घूमता है तो हवा नीचे की तरफ आता, नहीं तो ऊपर की तरफ चल जाता। उसी ब्लेड को उल्टा कर दीजिए तो हवा ऊपर की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विंड टरबाइन में जो विंड ब्लेड्स होते हैं उनका एक शेप होता है। उसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, चलो उसके शेप को हम कहते हैं एरोडायनेमिक शेप। एरोडायनेमिक शेप, हवा के साथ साथ उसके साथ पंखे घूमते हैं, उसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक शेप, ठीक है। एक बात और बता दूं, विंड टरबाइंस भी जो होता है उनमें कुछ सेंसर्स टाइप की चीजें लगी होती है। क्यों? क्योंकि विंड टरबाइंस जो होता है, जैसे होता क्या है, जैसे विंड के डायरेक्शन चेंज होते हैं, कभी विंड इधर से आ रहा है, कभी विंड इधर से आ रहा है, कभी विंड इधर से आ रहा है। तो विंड टरबाइन थोड़ी ना हमेशा विंड इधर से आ रहा है इधर ही रहेगा। तो विंड टरबाइन में जो सेंसर्स लगे होते हैं उसको हम कहते हैं विंड वेन, VAN, वो उधर की तरफ टर्न कर जाते हैं, तो विंड ज्यादा से ज्यादा इस टरबाइन की तरफ आता है। समझ में आ गई बात? विंड वेन करके सेंसर लगे होते हैं, है ना, विंड वेन करके सेंसर लगे होते हैं जो लगातार क्या करते हैं, जो लगातार, इसमें मिल जाएगा आपको, है ना, विंड वेन लगे तो लगातार क्या करते हैं, विंड के डायरेक्शन को चेक करते हैं। और ऑटोमेटिक विंड का जो फैन होता है टरबाइन, वो उसी डायरेक्शन में घूम जाता है ताकि मैसिव एंड मैसिव जो विंड की स्पीड है, विंड है, उसी डायरेक्शन में आए। और ये भी जरूरी है, नहीं तो कौन विंड टरबाइन घूमना बंद हो जाएगा अगर। और विंड की डायरेक्शन तो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, हो सकता है दिन में बारिश होने का मौसम बने तिबारा और फिर शाम तक सही हो जाए तिबारा, यानी 2 से 3 बार हो सकता है दिन में विंड की स्पीड और विंड का डायरेक्शन बदल जाए। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो ये चीजें सेट होती हैं। अब यहां पे हम लोग चलेंगे कि यहां पर पावर जनरेशन कैसे होता है। अच्छा सुनो, एक बात और बता दूं, जो पूरा सिस्टम है ना, जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक्चुअल में हम लोग टेक्निकल भाषा में नेस्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्ले बोलते हैं। देखो, इस पूरे सिस्टम को हम लोग नेस्ले के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग नेस्ले के नाम से जानते हैं। देखो इसमें होता क्या है, देखो ये एक्चुअल में ये आपको पता नहीं चलता, पूरा का पूरा कवर होता है। आपको क्या होगा कि स्टैंड दिखेगा, वहां दिखेगा कैसे टरबाइन लगा हुआ, उसमें पंखे लगे हुए, तो ये वाला जो एरिया जो है ना, ये पूरा का पूरा कवर होता है। इसको ऐसे में नेस्ले बोलते हैं, NACCE। होता क्या है, इस वाले से यहाँ देखो एक फैन लगा होता है, देखो फैन लगा हुआ है, फैन नहीं बोलना चाहिए, ब्लेड लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है इस पिक्चर में कुल 3 ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। ये पूरा स्टैंड है, ये टावर है, और नीचे यहाँ पर हमने क्या रख दिया, मान लो यहाँ पे हमने बैटरी रख दी है, देखना यहां हमने नीचे बैटरी रख दी है, ठीक है। अच्छा, ये क्या, एक सैफ्ट है, यानी लोहे की रॉड है। सैफ्ट है यानी लोहे की रॉड है, पर लोहे की रॉड मत बोलो क्योंकि हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सैफ्ट बोलो। और आगे वाले लोहे की रॉड, जैसे पंखा लगा हुआ है यानी फैन लगे हुए हैं, ठीक है, और ब्लेड लगे हुए हैं, और पीछे की तरफ एक और सैफ्ट है, ठीक है, और आगे और पीछे वाले सैफ्ट के बीच में गियर बॉक्स है ना। आगे वाला जो सैफ्ट है और पीछे वाला जो सैफ्ट के बीच में क्या है, एक गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स का काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, पीछे वाले सैफ्ट से मैंने लगा दिया है क्या, एक टरबाइन, एक टरबाइन लगा दिया है, ठीक है। अब सुनो कहानी, और टरबाइन को मैंने पीछे किससे जोड़ दिया है, डायनेमो या जनरेटर से, और इधर नीचे मैंने क्या रख दिया है, बैटरी। अगर पावर आया तो बैटरी चार्ज होगी। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहानी समझ में? अब सुनो, होता क्या, होता यह है बच्चों, जैसे ही विंड आया, कितना, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के ऊपर कुछ भी विंड आया, है ना, विंड की स्पीड आई, ये क्या करेगा, तुरंत ही ब्लेड घूमना शुरू कर देगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ब्लेड अगर एक बार घूमा तो सैफ्ट भी एक बार घूमा। नई बात समझ आई? भाई इसी ब्लेड से ये सैफ्ट लोहे की रॉड लगी है ना, अगर इस रॉड से पंखा लगा हुआ है, अगर पंखा एक बार घूमा तो ये सैफ्ट भी तो एक बार घूमा, ठीक है। लेकिन पीछे जो गियर होता है, वो गियर बॉक्स पीछे के सैफ्ट को 100 गुना ज्यादा तेज घुमा सकता है। यही तो फायदा है ना गियर बॉक्स का। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने खरीदा एक बाइसिकल, और इस बाइसिकल को मैंने आपको गियर वाला खरीदा। अब उसको मैं नॉर्मल चलाऊं या गियर में चलाऊं, दोनों में अलग अलग स्पीड आएगी। अगर मैं नॉर्मल स्पीड वाले नॉर्मल बाइसिकल को ऑप्शन पे चला रहा हूं, एक पैडल दूंगा 10 बार पहिया घूमेगा।
लेकिन अगर मैं उसी समय गियर ऑन कर दूंगा तो 100 बार पहिया घूमेगा। आप समझ गए? एग्जैक्टली जैसा आपकी गियर की साइकिल में, बाइसिकल में चीजें होती हैं, उसी तरह गियर बॉक्स होगा ऊपर। और वैसे भी बता दो, इतना हैवी टरबाइन इतना तेजी से कैसे घूम सकता है? वो घूमेगा तेजी से, नीचे धीरे से, लेकिन पीछे जो लगा हुआ गियर बॉक्स होगा वो पीछे के सेट को बहुत तेजी से घुमा देगा, और पीछे के सेट को तेजी से घुमा देगा तो टरबाइन तेजी से घूम जाएगा, क्योंकि पीछे का सेट किससे जुड़ा हुआ है? टरबाइन से। और या पीछे के सेट को ही टरबाइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और टरबाइन घुमा तो क्या बना? जल्दी बोलो, मैकेनिकल एनर्जी। और डायनामो क्या कर देगा मैकेनिकल एनर्जी को? इलेक्ट्रिसिटी में। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर यहाँ पावर के फॉर्म में सेव हो जाएगी। तो जब तक है विंड की स्पीड प्रॉपर, तब तक है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी को अगल बगल के गांव में या कोस्टल एरियाज में, क्योंकि कोस्टल एरियाज में विंड की स्पीड ज्यादा मिलती है, वहां पे लोग उसको अगल बगल के एरियाज में यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा पावर जनरेशन जनरली विंड टरबाइन से आपको कहां मिल रहा है? तमिलनाडु में। ये चीज मैंने आपको पीछे भी बोला था। और वैसे भी हर साल कुछ ना कुछ स्टेट का डेटा चेंज होता है। कभी लोग कहते हैं गुजरात हो जाता है, कभी लोग कहते हैं तमिलनाडु। हम इन चीजों पे भी परेशान नहीं होंगे। हमने सिर्फ स्टैटिक चीजें समझ ली हैं। लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में, चाहे हम 25 के लिए जा रहे हैं, 26 के लिए जा रहे हो, जो उस समय का होगा, उस समय जो स्टेट चल रहा होगा, सिर्फ वो देख लेंगे। मतलब थर्ड टाइम रवि सर जब आएंगे, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं उस समय आपको बता दूंगा। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, और आगे चलो बच्चों। ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिर्फ समझना है, इसमें कुछ ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है? अब देखो, यहां पे कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल डेटा लिखा गया। क्या? भारत में सबसे पहले 1986 में विंड टरबाइन लगाए गए थे। भारत में 3 ऐसे एरियाज में जहां विंड टरबाइन लगाए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब जरूरी होता है, कुछ इंफॉर्मेशन। तो भारत में जहां जहां लगा था वो आपके सामने है बच्चों। रत्नागिरी एरिया जो महाराष्ट्र में है, अगला ओखा है जो गुजरात में, सब कुछ बुक में दिया है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है? ये पूरा का पूरा जगह। और तमिलनाडु जो है वो लीडिंग स्टेट है। फिलहाल स्टेट वाइज ये डेटा बदलता है, उस पर आप परेशान नहीं होंगे। पहली बार जो था वो तो हमेशा पहली बार रहेगा ना, ठीक है? अब हम लिए चलते हैं, महाराष्ट्र से कोई रैंक जरूरत है, अब हम लिए चलते हैं जियोथर्मल एनर्जी की तरफ। अब हम अगला आते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है? जियोथर्मल एनर्जी खोल लो भाई, पहले बुक खोलो, फटाफट बुक खोलो जियोथर्मल एनर्जी की तरफ। अब इधर देखो जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है? अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है समझो। ऐसा होता है, जियो का मतलब सबको पता है अर्थ, और थर्मल का मतलब होता है हीट। ये ऐसी एनर्जी है जो कि अर्थ के हीट से बनती है, ठीक है ना? ये ऐसी एनर्जी है जो अर्थ के हीट से बनती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल। अब पहली बात ये होती है, अर्थ के नीचे हीट कहां से आता है भाई? कोर से। अच्छा, कौन है जो जमीन को खोद के कोर तक पहुंच जाएगा? वॉल्केनो के ऊपर कौन है जो जाके इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा? तुम लोग ऐसी ऐसी बात करते हो क्योंकि हमारा मन करता है हम छत पर से कूद जाएं, ठीक है? ऐसा है, सॉरी मैंने तुम लोग से क्यों पूछा, फालतू में तुम लोग की इज्जत है, फालतू में जलील हो रहे हो तुम लोग। सुने तो सुनो, एक लाइन में सुनो। हम ये बता रहे हैं, जमीन के नीचे जो हीट है ना, वो हीट है, और जो हीट है उसके पीछे जो कारण है वो वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। मैं जियोथर्मल एनर्जी पे क्यों आया न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाने के बाद? क्योंकि मैं न्यूक्लियर एनर्जी में तुम लोगों को बच्चा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बता चुका हूं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थ के नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, रुबिडियम है। हाँ, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और ये वहां पर क्या कर रहे हैं? एक नेचुरल प्रोसेस से अपने आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर रहे हैं। कभी कभी ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यहां तक कि इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फटकर प्लेट फोड़कर बाहर निकल आता है वॉल्केनो के फॉर्म में। कभी कभी नहीं निकलता तो प्लेट हिलता है, अर्थक्वेक लाता है।
आप समझ रहे नहीं समझ रहे? ये सारी चीजें एक नेचुरल फिनोमेना है, तो जमीन के अंदर हो रही हैं, और इसके पीछे जो कारण है वो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब ध्यान रखना, जब तुम्हारे ज्योग्राफी में लोग वोल्केनो पढ़ाते हैं तो समझ जाना, हो टीचर तुम्हारा जो हीट बता रहा है जमीन के नीचे जो है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से होता है। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? अब सुनो, कहानी क्या कहती? कहानी ये कहती है कि जो जमीन के नीचे जो हीट है ना, उसको हम लोग ऊपर यूज करेंगे पावर जनरेशन के लिए। और एक बात और, हम लोग ये सबको पता है कि जमीन में सबसे ज्यादा अगर कहीं हीट और टेम्परेचर है तो कोर में है, लेकिन कोर हमारा 36,000 पता नहीं कितना किलोमीटर पर आता है। आपको ज्यादा बेहतरीन, उतना दूर तक कभी खोद के कोई गड्ढा जा सकता है? कोई 3600 किलोमीटर के नीचे जाके गड्ढा खोद के कभी नहीं जा सकता है। तो वहां तो तुम सोचो ही नहीं कि वो हीट तुम लोग ले पाओगे। बात समझ में आ रहा? कितना होता है? 3664 पता नहीं। कोर कितना पहुंचता है? 6400। रेडियस 6300। हाँ तो ठीक है, मान लो इसी का, हमको नहीं सोचना है कितना होता है, हमको कंसेप्ट समझाना है। अब एक बात बताओ, अब बात ये होती है, सुनो भाई, अब बात ये होती है जमीन के नीचे कहां तक हम लोग खोद के गए हैं? वेरी इंटेलिजेंट, 12 किलोमीटर रसिया। और ये भी हमको पता है, हम ही बताए थे। ठीक है भाई, आप इंटेलिजेंट होकर आए थे, ठीक है ना? ये नहीं हमारा मान लें, हम इंटेलिजेंट है। अब जो 12 किलोमीटर के नीचे है वहां तक खोद पाना इतना आसान नहीं है। रशिया ने भी 12 किलोमीटर के बाद सरेंडर कर दिया, कहा हम नहीं खोजेंगे, है ना, कहीं खोदेंगे। तो ऑन एन एवरेज जनरली जो अर्थ को अगर खोज उसका ड्रिल किया गया है, जनरली जो कई कंट्री देखे हैं, तो 2-3 किलोमीटर तक मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस अर्थ के अंदर के हीट को हम यूज करने की बात कर रहे हैं, वो हम 12 किलोमीटर या कोर तक जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो नियर बाई जो है उसकी बात कर रहे हैं। और उस एरिया को हम कहते हैं जियोथर्मल फील्ड, यानी वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा एरिया जहां पर वो नेचुरल हीट अवेलेबल है रिडक्टिव एलिमेंट्स है, उस हीट को हम लेकर आने की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कुछ बात समझ में आई? तो सर आप ये कह रहे हैं कि जमीन के नीचे एक नेचुरल हीट है, एक स्टीम है, जिसको आप बाहर लेकर आकर उससे आप टरबाइन घुमाना चाहते हैं, और टरबाइन घुमाकर आप उससे मैकेनिकल एनर्जी बनाकर वहां पे डायनेमो लगाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं। तो आंसर है हाँ। समझ में आ गई बात? तो यहां पर अब आप देखो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, अब कहानी समझ में आ गई। पता है दुनिया में पहला जो जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया वो 1911 में लगाया गया, और वो जगह था लॉर्ड रेलो, इटली। दुनिया में पहला जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो लॉर्ड रेलो, इटली में लगाया गया। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। अब यहां पे देखो बच्चों, जियोथर्मल एनर्जी का पूरा कंसेप्ट क्या है इस पिक्चर के थ्रू। इधर देखो, यहां पर मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ठीक है, जो हीट अर्थ के अंदर है वो एक नेचुरल हीट है, और वो खत्म होने वाला हीट नहीं है, और जो चीज खत्म ना हो वो भी रिन्यूएबल कहलाती है। ठीक है, जनरली 80 किलोमीटर के बाद तो अर्थ के नीचे हीट बहुत कॉमन है, लेकिन फिर वही बात हो गई 80 किलोमीटर के बाद जाएगा कौन? ठीक है, इसीलिए जनरली जब हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो अर्थ के नीचे 300 मीटर से लेके 3000 मीटर, यानी 300 मीटर से लेके 3 किलोमीटर तक की गहराई के बीच में जो मैं बोल रहा था जो हीट है, उसी को एक्चुअल में यूज किया जाता है सामान्यतः पूरी दुनिया में जियोथर्मल पावर के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। वो कौन है? ये देखो, इस पूरे एरिया को, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जियोथर्मल फील्ड। समझ में आ गई बात? और 80 किलोमीटर के बाद तो हीट बहुत कॉमन है, लेकिन कौन जाएगा 80 किलोमीटर के बाद खोद कर? आज तक कोई खोद ही नहीं पाया है। और लॉर्ड रेलो, इटली की बात मैंने बता दिया, 1911 में दुनिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया। अब हम सीधे बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी से कैसे पावर जनरेट। अच्छा, आपको पता होगा भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जमीन के नीचे का हीट ऊपर भी निकल के आ रहा है, नीचे जाके निकालने की जरूरत ही नहीं। जैसे मणिकरण एरिया ले लो, मैंने आपको बताया था कि नहीं होता, मणिकरण एरिया ले लो, वहां पे जमीन के नीचे का हीट ऊपर निकल। अभी कोई बच्चा इधर कल को बैठा था, उस दिन वो भी बता रहा था, सर पता नहीं कोई एरिया वहां पे भी था, ऊपर पानी कुंड गर्म रहता है, कुछ जगह तो और गर्म रहता है, खोलता है, उसमें से आप चावल निकाल लो, प्रसाद की तरह मणिकरण में गुरुवार में प्रसाद की तरह बांटो। ये सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूं। अब सुनो, जियोथर्मल एनर्जी, ये देखो, इस पूरे जियोथर्मल फील्ड में समझाने की कोशिश हुई है कि 300 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की गहराई पर जाता है। ठीक है, जो हीट है इसी को निकाल के लाएंगे। अब हम सीधे हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के कितने तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के, तो 3 है। पहला जिसको कहते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट, दूसरा जिसको कहते हैं फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, और तीसरा जिसको कहते हैं बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। तो भाई 3 तरह के पावर प्लांट हैं, पहला ड्राई स्टीम, दूसरा फ्लैश स्टीम, और तीसरा है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। अब जरा यहां समझो, मैं समझाता हूं। ड्राई स्टीम पावर प्लांट बहुत ही कॉमन तरह का पावर प्लांट है, सबसे आसान तरह का पावर प्लांट है।
फ्लैश सिस्टम पावर प्लांट सबसे ज्यादा जगह लगा हुआ पूरी दुनिया वाला पावर प्लांट है, और बाइनरी साइकिल पावर प्लांट कुछ ही जगह पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ठीक है, ड्राई स्टीम पावर प्लांट, अभी रुको मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। फ्लैश और बाइनरी के केस में कुछ चीजें लिखी उसको मैं बता दूं। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट उस क्षेत्र के लिए बढ़िया होगा जहां पर नीचे जमीन में टेम्परेचर एटलीस्ट 350 फॉरेनहाइट के आसपास हो, और बाइनरी साइकिल पावर प्लांट उस एरिया के लिए बेहतर होगा जहां नीचे जमीन में टेम्परेचर 100 फॉरेनहाइट के आसपास हो। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, समझ में आ गई बात। तो जहां कंडीशन है वो हर जगह तो होगा नहीं, और जहां कंडीशन नहीं है वो हर जगह हो सकता है, इसलिए मोस्ट कॉमन ड्राई स्टीम ही माना गया है। तो सर अब कुछ नहीं, अब आप हल्के हल्के से समझ लो, आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, इसमें अंदर घुसना नहीं है, और मैं आपको सिर्फ एक ही समझाऊंगा जो सबसे कॉमन है। कौन सा? ड्राई स्टीम पावर प्लांट। बाकी आप अपनी एनर्जी न लगाइएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा। ये देखो इस पिक्चर के अंदर यहां पर 4 स्टेप दिखाए गए हैं। ठीक है, 4 स्टेप दिखाए गए। इन 4 स्टेप में अगर आप जाओगे, यहां पर आप देखोगे तो यहां पे पूरा का पूरा मैंने स्टेप समझाने की कोशिश की गई है, और ये सबसे कॉमन वाले समझाने की बात की है, सबसे कॉमन समझाने की बात की है। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? नीचे की तरफ स्टीम है, हॉट रॉक है कि नहीं? अब एक बात बताओ, नीचे हॉट रॉक है, उसके ऊपर पानी है, तो नीचे की हीट पानी को मिल रहा होगा, अब पानी खौल रहा होगा, और खौल रहा होगा तो पानी ऊपर स्टीम के फॉर्म में निकलेगा, और अगर हम छेद कर दें तो पानी स्टीम के फॉर्म में अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये देखो अपने आप पानी ऊपर चला गया। तो अगर बच्चा ये पानी ऊपर चला गया, पिक्चर देख रहे हो? सब लोग पिक्चर देखिए, कैमरे के सामने और कर देते हैं, रुक जाओ किसी को समझा देते हैं, है ना। देखो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, रुक जाओ, ये देखो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये स्टीम प्रेशर आया कि नहीं आया? यहाँ देखो आगे क्या लगा हुआ है, टरबाइन, पंखा। तो पंखा जब अगर टरबाइन घुमा तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, अब यहीं अगल बगल देखो, टरबाइन घुमा, मैकेनिकल एनर्जी, और यहीं पे तुम डायनेमो ले जाके इसको क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो। इधर देखो ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और जो स्टीम का प्रेशर आया है उसको ले जाओ कंडेंसर के पास, और स्टीम को जब कंडेंस कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? पानी, और पानी फिर देखो नीचे चला जाएगा। तो इधर से स्टीम बनकर आया, इधर फिर बन के पानी गया। इसी फिगर को इस वाले से देख लो, जो पुरानी वाली किताब थी वो ये थी, 6वां एडिशन, ये 7वां है जो यहाँ पे है। पुराने वाले एडिशन में भी इसको कैसे समझाया? मैंने कहा भैया ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? पहले स्टेप में क्या हो रहा है? फिगर दोनों एक ही है, घबराने की बात नहीं है। ये थोड़ा नया वाला थोड़ा ज्यादा सुंदर हो गया, कलर वलर आ गया। सुनो, यहां पर देखो स्टीम का प्रेशर है, ले लिए ऊपर आ गया। कैसे आ गया? स्टीम अपने आप ही आ जाएगा, समझ भी आ गया, प्रेशर ऊपर आ गया। अब ये तेजी से घूमेगा, तेजी से जाएगा स्टीम के। अब स्टेप 2 में आओ, ये स्टीम का प्रेशर आएगा, ये टरबाइन है, तेजी से टरबाइन घूम जाएगा, टरबाइन घूम जाएगा, देखो टरबाइन घूमा कि नहीं घूमा? अब जब टरबाइन बच्चा घूमा तेजी से, तो इसको कौन सी एनर्जी बोलोगे? अब ये तो चीज आपको पीछे कोयले से याद हो चुकी है, इस हिसाब से मैंने पढ़ा। यहां क्या हो गया? ये तुमने क्या लगा लिया? ये क्या है? डायनेमो या जनरेटर। ये डायनेमो या जनरेटर हो गया। अब बच्चा डायनेमो जनरेटर को ले जाके क्या करेगा? बैटरी फुल कर देगा, और ये बैटरी का पावर देखो, इलेक्ट्रिसिटी वायर है, ये अपना गांव में ले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, ये जो यहाँ पे प्रेशर के साथ स्टीम आया, अब इसको आगे ले जाओ। अब ये तीसरे स्टेप पे आ जाओ। ये जो स्टीम आएगा उसको ले जाओ कहाँ? एक कंटेनर में। उस कंटेनर का नाम क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होगा? स्टीम कंडेंस होगा। कंडेंस होगा तो क्या बनेगा? पानी कंडेंस होकर यहाँ कंडेंसेट करके रख दो, और फिर यही पानी नीचे ले जाओ, जमीन में गिरा दो, तो ये आया नीचे पानी, ये गया ऊपर स्टीम, बन गया बीच में इलेक्ट्रिसिटी, ये होगा जियोथर्मल एनर्जी। नहीं क्या अब हम बना ही दे? फिर तो अभी भी नहीं समझ में आया क्या? इस सब में समय बर्बाद मत करो, ना मेरा ना अपना, जल्दी निपटाओ इसको, आगे बढ़े भाई। ये हमको पता है ना किस टॉपिक में कितना आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसको कितना टाइम देना है उस हिसाब से। चलिए अगला, चलिए ओशन एनर्जी। अब इसी पिक्चर में देखो जो कलर वाला है ना, ये बहुत बढ़िया बताया है ना। तो ये देखो पहला वाला, दूसरा तरीका, अरे बड़ा मतलब तुम लोग समझोगे नहीं कितना मैंने इसमें अपना मतलब खून जलाया है, मतलब मेहनत किया है कि नहीं। चलिए, कोई साइंस टेक पढ़ाने को तैयार नहीं है पूरे भारत में, मारे हैं एकदम, मतलब कचड़ा करके रख दिए हैं। करंट अफेयर्स कौन पढ़ा? ये करंट अफेयर्स है 1911, लाडरलो इटली करंट अफेयर्स है। देख रहे हो क्या मार्केट बना है लोग। तुम लोगों को ना, हमको लगता है कभी कभी ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले और अध्यापक बकलोल समझे हैं, और हमको लगता है हो भी तुम लोग, काफी लोग।
क्योंकि अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं, दिमाग लगाओगे नहीं, समझोगे। और जो बच्चा समझ जा रहा है ना वो निकल जा रहा है, काफी समझ जा रहा है। चलो 20 साल बाद थोड़ा लोग भरोसा हम पे करना शुरू किए। 20 साल लगा, बताओ। अभी भी नहीं पता कि कितने लोगों को मतलब कि हम भी कोई है प्राणी। आइए अरे रुक जाओ, ओशन एनर्जी, एक मिनट, ओशन एनर्जी। अब हम लोग किस पे आते हैं? ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी समझो। देखो बच्चों, ओशन एनर्जी पे जाने के पहले मैं कुछ बैकग्राउंड, ये बाकियों की नहीं पढ़ना, ठीक है? टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। अच्छा, जियोथर्मल एनर्जी में भी कुछ फैक्ट है। जैसे ये देखो, भारत में किस किस एरिया में अच्छा खासा जियोथर्मल पोटेंशियल है, तो 7 प्रोविंस के नाम लिखे हैं, वो सब इसमें लिखा होगा। हिमाचल, ये 10,000 मेगावाट कुल कैपेसिटी। आप कहोगे सर 10,000 मेगावाट में क्या कर लेंगे? तभी तो हम कह रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी में, जल्दी सिमटोगे, बहुत ज्यादा इसका एनर्जी वो पोटेंशियल है नहीं। तातापानी, जियोथर्मल, मोर 300 साइट्स आपको बताया था। 300 से ज्यादा जगह भारत में जियोथर्मल एनर्जी देखा गया, जहां नीचे पास में हीट उठा है, ले सकते हैं आसानी से। अब सुनो, इधर देखो, 7 ऐसे जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं भारत में जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल भारत में बोला जा रहा है, ठीक है? अब सुनो, हिमालय हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, कैम्बे हो गया, सोन नर्मदा हो गया, तापी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया। इन क्षेत्रों में आपको भारत में जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेस अच्छे खासे बताए जा रहे हैं, ठीक है? अब चलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ओशन एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का लास्ट टॉपिक है। अब सुनो बच्चों, ओशन एनर्जी में क्या, पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने दो। ऐसा है, ओशन एनर्जी में पहले बताओ कि ओशन जो है, अगर मैं ये बोलूं कि ओशन इज अ नेचुरल सोलर कलेक्टर, तो ये बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? ओशन इज अ नेचुरल सोलर कलेक्टर। क्या यस बोले, पहले ये बताओ। ऐ भाई बोल दिया तुम लोग, झूठे कहीं के। सही बात है। ऐसा है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 2/3 हिस्से में पानी है, सबको पता है। तो जब हमारी पृथ्वी पर 2/3 हिस्से में पानी है और सन की लाइट पृथ्वी पर आती है, तो सबसे ज्यादा तो ओशन के अंदर ही एब्जॉर्ब होती है ना? तो ओशन को एक कोई सिंथेटिक थोड़ी ना, ओशन तो नेचुरल है। तो सबसे ज्यादा कोई नेचुरल जगह जहां सन की लाइट एब्जॉर्ब होती है और कलेक्ट होती है तो समुद्र हुआ। तो हमने भाई बोला कि ओशन एक नेचुरल सोलर कलेक्टर है, जहां सबसे ज्यादा नेचुरल सनलाइट आके ट्रैप होती है। क्लियर हो गया? अब ये जो नेचुरल सनलाइट है ना, जो ओशन में ट्रैप हो रही है, इसको भी हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। ओशन की जो गति है ना, जो स्ट्रीम, जो पानी चलता है, उसको भी यूज करते हैं हम पावर जनरेशन के लिए। और ओशन का जो अप और डाउन होता है ना, उसको भी हम यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो सर ओशन में भी 3 तरह का एनर्जी हो गया, और क्या? और वो कौन कौन सी एनर्जी है, आप यहां देखिए। ये देखिए, ओशन की कौन कौन से एनर्जी है आपको सामने दिख रहा है। पहला क्या लिखा हुआ है? टाइडल एनर्जी। दूसरा क्या लिखा है? अब देखो, पहले हम तुम लोगों को लिए चलते हैं बच्चों टाइडल एनर्जी की तरफ। ये देखो टाइडल एनर्जी का पिक्चर, ये पुराना वाला पिक्चर है, और नया वाला पिक्चर आपके सामने वो भी बना हुआ है। दोनों पिक्चर आपके पास है, ठीक है? रुको खोलता हूं मैं। ये देखो मेरे सामने जो पिक्चर है, कितना सुंदर वाला है टाइडल एनर्जी, और ये वाला अजीब सा लाइन वाइन खींच दिया गया है, ठीक है? मैं थोड़ा समझाता हूं, पहले इस वाले को, फिर समझाता हूं इस वाले को, ठीक है ना? सुनो, ऐसा है टाइडल एनर्जी के केस में, समझो जरा। ऐसा है बच्चों, ये मान लो एक लाइन है, ऐसे हम खींच दिए हैं। जो ऊपर वाली चीज है उसी को यहां मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसमें क्या है? एक तरफ समुंदर है यानी ये, और एक तरफ वाटर रिजर्वायर है यानी ये। रिजर्वायर वो जगह जहां पे पानी आके इकट्ठा होता है, रिजर्वायर उसी को बोलते हैं। और रिजर्वायर एकदम कोस्टल एरिया पे बना हुआ है, ताकि समुद्र का पानी उठे तो रिजर्वायर में पानी घुस जाए, समुद्र का पानी गिरे रिजर्वायर से पानी निकले। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है सर? तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये समुद्र के लेवल का पानी है ओशन का, और ये रिजर्वायर है, बिल्कुल ठीक है। मान लो यहीं पे दोनों बराबर है, बहुत सही। जैसे ही ओशन का पानी उठा, बहुत सही, पानी अंदर घुसेगा, क्योंकि रिजर्वायर का पानी उठने लगेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? और जैसे ही ओशन का पानी गिरा नीचे की तरफ, अब भाई यहां पानी उठ चुका है, वो बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब सर जब टाइड आएगा, हाई टाइड के केस में जब पानी ऊपर जाएगा, उस केस में रिजर्वायर में पानी घुसेगा, और जब लो टाइड के केस में पानी नीचे आएगा तो रिजर्वायर में पानी उठ चुका है, बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस से बीच में एक पंखा लगा है, मतलब पंखा नहीं टरबाइन लगा है, वो घूमेगा 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 घूमेगा, और अगर पंखा या टरबाइन घूम गया तो भैया क्या? और अगर स्पीड ज्यादा नहीं है तो क्या करें? गियर बॉक्स लगा लो, ठीक है ना? और अगर मान लो मैकेनिकल एनर्जी आ गई तो अब क्या कर लो? डायनेमो या जनरेटर ले लो। अब क्या करो?
कहानी खत्म, कहानी खत्म। समझ आगे बात की नहीं? ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसी चीज को नीचे मैग्नीफाई करके बताया हुआ है उनको। और देखो अब होता क्या है, ये क्या है, ये समुंदर हो गया, ये रिजर्वायर हो गया। समझो जरा, उसी चीज को यहां मैग्नीफाई करके बताया है। देखो केस 1 दोनों तरफ पानी का लेवल सेम है, इधर भी वही जो मैंने बताया था। जैसे हाई टाइड आएगा, हाई टाइड केस में क्या इनफ्लो ऑफ वाटर होगा, इसके अंदर आएगा रिजर्वायर के अंदर, और इनफ्लो ऑफ वाटर होगा, रोटर घूमा है ना, पानी यहाँ चढ़ने लगा। और जैसे ही लो टाइड होगा, पानी का लेवल नीचे आया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो आउटफ्लो ऑफ वाटर होगा। और ये तुम्हारा डायनेमो या रोटर है, ये रोटर है तुम्हारा, टरबाइन है, ये डायनेमो है, बाकी अपना समझ ही रहे हो। इसी चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई, कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे समझाने की, ये टाइड वाइड को समझाने की कोशिश, छोड़ दो उसको, सीधा बता रहे भाई यहाँ देखो क्या है, ये लेवल ऑफ हाई टाइड। हाई टाइड केस में क्या होगा, ये देखो इधर की तरफ रिजर्वायर है, रिजर्वायर से देखो हाई टाइड केस में क्या होगा, हाँ ये देखो लेवल ऑफ हाई टाइड में ओशन से पानी किधर जा रहा है, रिजर्वायर के केस में जा रहा है। लिखा है यहां देखो, ब्रिंग हाई टाइड। जब ड्यूरिंग हाई टाइड क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन टू द वाटर, तो ओशन से वाटर रिजर्वायर की तरफ इधर जा रहा है। और यहां देखो बीच में पंखा टरबाइन लगा हुआ है। समझ में आ रही बात की नहीं? और इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ड्यूरिंग द लो टाइड क्या हो रहा है, लो टाइड में आउटफ्लो ऑफ जा रहा है, रिजर्वायर से पानी बाहर चला जा रहा है। और बीच में यहां भी देखो टरबाइन लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में ये अपना काम चल रहा है। और टरबाइन भी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे हो जा रहा है, वही जैसे विंड टरबाइन हो रहा था वैसे ये टरबाइन हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया टाइडल एनर्जी। और आगे सुनो, अगला हम लोग बात करते हैं वेव एनर्जी के बारे में। देखो वेव एनर्जी को थोड़ा मैं पिक्चर बना के समझाता हूं, समझो इधर बच्चों। वेव एनर्जी को मैं थोड़ा पिक्चर बना के समझाता हूं। ये देखो, वेव एनर्जी को समझाने के लिए मैं दो तरह के ओशन को एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ठीक है? दो तरह के ओशंस को एग्जाम्पल पे ले रहा हूं, ठीक है? क्या क्या है सुनो जरा। ऐसा है, ये है तुम्हारा ओशन बेड, ठीक है? ये है तुम्हारा ओशन बेड, समझो। ये तुम्हारा ओशन के ऊपर का पानी है, ये तुम्हारा ओशन के ऊपर का पानी है, मतलब लेयर डेप्थ, यानी सीधा कह रहा है यहां पे जो ओशन है उसकी डेप्थ ज्यादा है, और यहां पे कह रहा है जो ओशन है उसकी डेप्थ कम है। केस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आई बात? अगर ये बच्चा ओशन बेड हो गया, पानी यहां रखा तो यहां डेप्थ ज्यादा है, ये ओशन बेड है पानी यहां तो ये डेप्थ कम है। अब एक बात समझो, यहां पर अगर एक टरबाइन लगा दिया जाए, अच्छा, यहां पर अगर एक टरबाइन लगा दिया, अच्छा। अब एक सबको समझ में आता है, यहां का अगर वाटर करंट मूव होता है तो वो टरबाइन को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? वेव्स, ओशनिक वेव्स नहीं इफेक्ट डालेगा। लेकिन यहां पर अगर वेव मूव होता है तो भैया इफेक्ट डाल देगा, टरबाइन घूम सकता है। टरबाइन की स्पीड कम है तो पीछे आप क्या लगा लो, ग्रेट, गियर बॉक्स लगा लो, और बाकी आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना के बैटरी को चार्ज कर लो। इसको बोलते हैं वेव एनर्जी। अब ये तो उस जगह के एरिया पर रिसर्च करके पता चलेगा, और आप सब जानते हैं पानी कितना तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलता है, आप इतना समझ ही रहे हैं। अब वो उस जगह पे डिपेंड करके बताएगा कहां पे किस तरह का वेव एनर्जी लगाने का पोटेंशियल है या नहीं। मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या इंडिया में वेव एनर्जी है, तो मैंने कहा है, गूगल हमने चेक किया, और एक छोटे से एरिया में छोटा सा वेव एनर्जी प्लांट है जो इंडिया में चल रहा है फिलहाल। जो चीज छोटे से एरिया में छोटे से लेवल पे चल रहा है उसका क्या पढ़े हम, लेकिन हाँ जैसे आप लोग की क्यूरियोसिटी होती है तो उसके लिए आप गूगल जाइए, देख लीजिए कि उतना मत कीजिए जितना काम बता ही दे रहे हैं। चलिए लास्ट आते हैं जो कि बहुत मजेदार चीज है, जिसको हम कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। और सच में ये आपको थोड़ा टेक्निकल मिलेगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा, दिमाग लगाना। इधर देखो बच्चों, ओशन थर्मल एनर्जी में एक बात समझो, ओशन थर्मल एनर्जी के लिए ये पिक्चर जो है कमाल का पिक्चर है, ठीक है? और ओशन थर्मल एनर्जी में जो नया पिक्चर है तो और कमाल का पिक्चर है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम तुम लोगों को पुराने पिक्चर से ही समझा देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? इसमें थोड़ा ऐसे समझाया गया, इसमें थोड़ा ऐसे समझाया गया, कोई बात नहीं, उसी इससे समझ लो, ठीक है? इसे समझ लो, कोई ये समझ लो। तुम लोगों का क्या है, हमारी किताब देखो कितनी सुंदर है, देखो तुम लोगों का क्या, हमारी सुंदर है, और क्या? हम क्यों दे दें ये वाली, हम क्यों दे दें, है ना? ये तो हम खुद खरीदे यहाँ पे, ठीक है ना? और क्या, यहाँ से खुद खरीदे, हम दिल्ली से लाए नहीं तो हम क्या करें। चलो अच्छा, ऐसे कोई हमको दे देगा, वो तो खरीदा है ना बेचारा, वो तो किसी से खरीदा है ना, उनके पब्लिशर से, तो पैसा दे रहा होगा, तो हम उसे फ्री थोड़ी, वो तो हमको दे ही देगा रिस्पेक्ट में, लेकिन अच्छा ही लगेगा ना। ले रवि सर एक किताब लेके चलेगा, 500 रुपये हमारा रह गया, तब चलेगा।
इधर देखो, हम ये कह रहे हैं ओशन थर्मल एनर्जी के लिए क्या सिस्टम काम करता है। ओशन थर्मल एनर्जी के लिए दो चीजें होती हैं, दो बातें होती हैं। क्या दो बातें होती हैं? पहली बात सुनो, पहला तो अपर साइड ऑफ वाटर और लोअर साइड ऑफ वाटर, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो मिनिमम 20 डिग्री का होना चाहिए। समझना भी, ओशन थर्मल एनर्जी के लिए अपर साइड ऑफ पानी का और डाउन साइड ऑफ पानी का टेम्परेचर अगर मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिलता है तभी ये एरिया अच्छा है ओशन थर्मल एनर्जी के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? तभी एरिया अच्छा है ओशन थर्मल एनर्जी के लिए। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए, ऐसी जगह ढूंढो जहां पे मेंटेन हो सकता है। और सुनो, हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा? लेकिन ये चीज दिन के समय होगा। क्यों होगा? क्योंकि समुद्र के पानी में बच्चा होता है सॉल्ट, और सॉल्ट होने की वजह से समुद्र का पानी होता है डेंस। हमको एक बात बता दो, मेरे पास 2 ग्लास है, या छोड़ो ग्लास में भी बाद में पानी लेते हैं। आप छत पे चले जाओ, ठीक 2 बजे दोपहर में जाके एक लोहे का लकड़ी उठा लो, एक लकड़ी उठा लो, एक लोहा का छड़ उठा लो। दोनों गलती से जुड़ गया है ना। अगर आप एक लकड़ी छूते हो, एक वुड टच कर लो और एक आयरन की रॉड टच कर लो, कौन गर्म ज्यादा मिलेगा? सबको समझ में आता है। और सुनो, दोनों ने समान समय तक सन की लाइट लिया था, लेकिन डेंसिटी के बेस पे गर्म कौन सा मिला था? लोहे की रॉड। इतना तो इंटेलिजेंट आप लोग है ही हैं, ठीक है? इतना तो हम भी मान के आए हैं कि हमें जो बच्चे मिले भगवान ठीक ठाक मिले हैं, ठीक है? ये भी तो हमारी डेस्टिनी है ना। कैसे लोग हमको सुन रहे हैं? आपकी डेस्टिनी है कौन आया, हमारी डेस्टिनी है कौन आया, म्यूचुअली होता है। चलिएगा, मतलब अपनी तारीफ कर रहे हैं? यस सर। अच्छा सुनिए, सब अपनी तारीफ। सेलेक्ट हो गए, हम खुद ही विद्वान थे उस दिन। कोई नहीं कौन विद्वान बनाया ना, हम खुद ही विद्वान थे। जिसको पेपर तक नहीं पता वो खुद ही विद्वान हो गया। अजीब अजीब लोग हैं इस मार्केट में। चलिए कोई नहीं, अंत में जाके कुछ नहीं होने वाला, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं, अभी मान लो हमारे ग्लास में पानी है, और 2 तरह का ग्लास है, 2 तरह का पानी, एक नॉर्मल पानी, एक में नमक घोल के वो वाला पानी है। ये बताओ, अगर दोनों ग्लास को हम छत पे रख दें और 3 बजे दोपहर को जाकर हम दोनों पानी को टच करें, कौन ज्यादा गर्म मिलेगा? नमक वाला। अरे तुम लोग साइंटिस्ट ही बन गए जी आज तो। अब सुनो, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा आप सही बोल रहे हैं। अब एक बात समझो, असल में हम ओशन में ऐसा जगह देख रहे हैं, ऐसा जगह मिल जाएगा, बहुत कॉमन है। तो ओशन में क्या होता है, सबको पता है, सन की लाइट जो आती है ऊपर जो होता है वो गर्म हो जाता है पानी, और नीचे सन की लाइट पहुंचती नहीं है तो ऑटोमेटिकली ठंडा होता है। तो आसानी से ऊपर और नीचे का टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट मैं बोल रहा हूं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन हो जाता है। मान लो प्रभु ऊपर 38 39 हो गया, नीचे तुम्हारा 16 17 हो गया 22 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस की नहीं? नीचे और ठंडा मिलेगा भाई, ठीक है ना? हाँ, अब सुनो, अब क्या होगा, यहां पर एक कंटेनर लो, देखो एक कंटेनर लो, इस कंटेनर को ऊपर वाले हॉट वाटर के इफेक्ट में लाओ और नीचे वाले कंटेनर को कोल्ड वाटर वाले टेम्परेचर के इफेक्ट में लाओ। अब देखो समझ में आ रहा है? ऊपर वाला हॉट वाटर के टेम्परेचर में और नीचे वाला कंटेनर लो वाटर टेम्परेचर के इफेक्ट में। अब सुनो, इस कंटेनर के अंदर हमने बच्चा लिक्विड अमोनिया ले लिया। समझो अभी क्या ले लिया? लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एक वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है जैसे इसको हीट मिला गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, इसको बोलते हैं वोलाटाइल प्रॉपर्टी। नहीं समझ में आई बात? वोलाटाइल का मतलब होता है अगर थोड़ा सा भी हीट मिल गया ना, खौल जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगा। तो इसीलिए हमने सिर्फ अमोनिया ही लिया है, और इस प्रोसेस में अमोनिया ही चाहिए, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यहां हमने वोलाटाइल अमोनिया ले लिया, लिक्विड अमोनिया ले लिया, जैसे 25 30 35 डिग्री टेम्परेचर आया, खौलने लगा। अब ये वेपोराइज अमोनिया क्या होगा? एक प्रेशर के फॉर्म में यहां से गया, और ये प्रेशर के फॉर्म में जब तेजी से आएगा टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा? ये क्या है? और जाके किसको चार्ज करेगा? तो ये इलेक्ट्रिसिटी बन गई और ये जाके चार्ज हुई। अब ये जो प्रेशर है, ये जो वेपराइज अमोनिया नीचे आएगा, यहां से वेपराइज अमोनिया यहां आया, इसको घुमाया, अब ये जाके इस कंटेनर के पास से गुजरा। जब इस कंटेनर के पास से गुजरा, यहां पर उसके अगल बगल क्या है? ठंडा ठंडा पानी। यहां अगल बगल क्या था? गरम गरम पानी। नहीं समझ रहे हो? तो जब बच्चा ठंडा ठंडा पानी होगा तो वेपराइज अमोनिया जब ठंडा होगा, कंडेंस होगा, तो क्या बनेगा? लिक्विड अमोनिया। अब वो लिक्विड अमोनिया, ये देखो, ये लिक्विड जो बन जाएगा धीरे 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 जाके यहाँ फिर आ जाएगा। इस तरह करते करते लिक्विड अमोनिया, वेपराइज अमोनिया टरबाइन को घुमाया, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनी, फिर वेपराइज अमोनिया यहाँ आया, ठंडा हुआ, लिक्विड अमोनिया बना, लिक्विड अमोनिया फिर यहाँ पे आया, फिर वेपराइज अमोनिया हुआ, प्रेशर आया, टरबाइन घुमा, लिक्विड बना, प्रेशर आया, टेम्परेचर बना, टेम्परेचर घुमा, इलेक्ट्रिसिटी बनती गई, इलेक्ट्रिसिटी बनती गई।
समझा ले गया हूं मैं? बोलो हाँ। छोड़ छाड़ दूंगा, ये सब छू नहीं पाओगे तुम, बता रहा हूं, ठीक है? तुमको तो ऐसे भी कुछ नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो तो लिख दिए कि सबको पता चल गया ये सब पढ़ा दो सर। अब खत्म हो जाए साइंस से गिन लूंगा। अब सुनो, क्लियर? रुको अभी। अब देखो कुछ पोटेंशियल की बात कर लें, भारत में क्या क्या पोटेंशियल है। देखो पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल लिखा हुआ, क्या लिखा है? भारत में कहां कहां पर टाइडल एनर्जी का स्कोप है। टाइडल ही ज्यादा कॉमन, इसलिए टाइडल ही हर जगह बोला भी जाता है। इसीलिए आप लोग हमेशा जब रिन्यूएबल एनर्जी का नाम आता है तो ओशन एनर्जी से पहले आप टाइडल का नाम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते हैं? इसीलिए क्योंकि टाइडल एनर्जी सबसे ज्यादा कॉमन भी है। देखो बच्चों, यहां पर हम लोग बात करेंगे गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ कच्छ, वेस्टर्न कोस्ट एरिया। ये ऐसी जगह है जो इंडिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला एरिया है, जहां पर टाइडल एनर्जी का सबसे ज्यादा स्कोप है। क्यों? क्योंकि यहां पर अप एंड डाउन ऑफ वाटर जो है वो 11 मीटर और 8 मीटर का मिलता है मैक्सिमम, और एवरेज अगर देखोगे तो लगभग 6.77 और 5.23 का मिलता है उस एरिया में एवरेज। और ये इनफ है टाइडल का, टाइड्स के अप एंड डाउन का, जैसे पावर जनरेशन हो जाता है। इस वैल्यू के थ्रू, फैक्ट नहीं जानना आपको, बता दे रहा हूं, लेकिन इस फैक्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश हो रही है हमारे पास पोटेंशियल अच्छा है। एक मिनट, इस तरह से भारत एक मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन होता है किसके लिए? टाइडल एनर्जी के लिए। कुछ नदियों वाला एरिया भी है जो सुंदरवन वगैरह के आसपास पड़ता है, वहां भी टाइड्स है, ठीक है ना? और वो बताते हैं नदियों वाला एरिया को सुंदरवन वाला एरिया भी, जहां पे टाइडल एनर्जी का स्कोप भारत में हो सकता है। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी। जो एक पोर्शन बचा था वो भी मैंने आपको करा दिया। हाइड्रो पावर नहीं जानना है? एक मिनट रुको, कुछ लोगों को लगेगा 2 रुपया उनका रह गया। ये पानी आया, डैम बना, पानी डैम बना, डैम ऊपर है, ये भी ना, पानी गिराया, ये गिराया, ये टरबाइन है, पंखा, टरबाइन घूमा, मैकेनिकल एनर्जी, डायनेमो लगाया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। बच्चा हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। हो गया हाइड्रो पावर प्लांट, हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाऊं? ये नदियां आई, कोई जा रही हैं, उसी एरिया में एक बहुत बड़ा डैम बना दिया, पानी स्टोर कर दिया, इस डैम का पानी गिरा रहे हैं, वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे टरबाइन लगा हुआ, तेजी से आया, टरबाइन घुमा, मैकेनिकल एनर्जी, यहां डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी बनाया और पानी बह के आगे चला गया। आ गया? कुछ ऐसा रफ पिक्चर है ना, कुछ ऐसा। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, और चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में। अब जरा समझो, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के केस में सबसे पहले मैं आप लोग से यही बोलूंगा, एक फ्लो चार्ट है जो आपकी बुक में बना हुआ है, आप सिर्फ उस फ्लो चार्ट को खोल लो और उसी फ्लो चार्ट को मैं समझाता चला जाता हूं और उसको चुपचाप समझते चले जाओ। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है भाई? ऐसा कुछ है? देखो इसमें क्या है, हर चीज ना पीरियोडिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1945, लिखा है क्या? उसके ठीक राइट साइड में जाओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है 1957। उसके फिर लेफ्ट साइड आओ, फिर क्या लिखा है 1968। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है 1974। यानी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट और राइट, ऐसे चलते रहिएगा। और यही लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते न्यूक्लियर डिप्लोमेसी हो जाएगा।
अब शुरू करें, चैप्टर समझ में आ गया? यही फ्लो चार्ट को समझना है और घर पे जाके, यार हमको समझ लीजिए, घर पे जाके अपना एक रिसोर्स मटेरियल किताब ही है, चुपचाप पढ़ लीजिए, कहानी खत्म। और एक बात और, ये चैप्टर एक्चुअल में जो चैप्टर है वो जीएस पेपर 2 का भी है, और स्पेशली ये जीएस पेपर 2 का ही है क्योंकि ये आईआर का टॉपिक है, जिसपे हम लोग आईएईए की बात करेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें हम लोग एनपीटी के बारे में बात करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें हम लोग एनएसजी के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसमें हम लोग वासेनार अरेंजमेंट की बात करेंगे, इसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात करेंगे, इसमें हम लोग सीटीबीटी की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड, इसमें हम लोग एमटीसीआर की बात करेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, और ये सारी की सारी चीजें आपको आईआर में भी मिलती हैं। तो ये चीजें आपको जीएस पेपर 2 में बड़ा सपोर्ट करने वाली हैं। और साथ साथ इनमें कुल मिलाकर इस टॉपिक में कम से कम 7 क्वेश्चन है जो 2011 से 2023 तक मुझे सामने दिख रहा है, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं आपके पेपर में। ये देखो, आईआर का टॉपिक लोग कहते हैं मेंस में होता है, पर तो ये तो यूपीएससी आईआर के क्वेश्चन पीटी में भी पूछता है। एक बार पूछता, 2 बार पूछता तो कहते हैं गलती हो गई, ये तो 7 क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आई बात की नहीं? अब देखो, ये सारे 7 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को। अब चलते हैं, पहले इस टॉपिक को समझने के पहले एक लाइन में बात सुनो, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का सीधा मतलब होता है, पहले तो मैं बताऊं डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। ये पूरी तरह से हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारे राजनेता लोग हैं, उससे ये प्रेरित है डिप्लोमेसी शब्द। कैसे? अगर पेट्रोल का प्राइस तुम बढ़ाओगे तो तुम देश के लिए गलत आदमी हो, हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम प्रधानमंत्री हैं। तुम अगर जीएसटी लाओगे तो हमारे गरीबों के बारे, व्यापारियों के बारे में नहीं सोचते हो क्योंकि तुम अलग पार्टी के हो, हम ला सकते हैं क्योंकि हम हैं, ठीक है ना। अगर एलपीजी का प्राइस तुम बढ़ाओगे तो गरीबों के बारे में नहीं सोचते हो, हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम हैं। आप समझ गए? ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो गो टू पाकिस्तान, है कि नहीं? ये एक बहुत बढ़िया तरीका है इस देश में हम लोगों को किसी को एंटी नेशनलिस्ट बनाने का। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए तो आप एंटी नेशनलिस्ट हो गए। राहुल गांधी जी के टाइम में तो हम लोग धो धो के धोए हैं इनको। राहुल गांधी का मतलब मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का कुछ चलता था तो राहुल और सोनिया जी मानेंगे ना। यहां पर किसी और नेता का चलता है तो यहां मोदी जी बोलिए। फाइनेंस मिनिस्टर कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। सड़क मंत्री कौन? मत बोलेगा नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी जी। भाई नितिन गडकरी भी जब कोई नया सड़क बनता है तो इनॉग्रेशन नितिन गडकरी करने जाते हैं, लेकिन फोटो मोदी जी का ही होता है। आप अपने स्टेट में देख लीजिए, शिवराज सिंह जी से बड़ा फोटो किसका लगा हुआ है? आपको खुद आंसर मिल रहा है। समझ में आई बात की नहीं? उस समय ये लोग थे, इस समय ये हैं। क्लियर? इन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। ये दोनों के दोनों होशियार हैं, क्योंकि कौन बेवकूफ है? थैंक गॉड आप मान गए आज। हम क्या, हम तो कहीं रखी नहीं अपने आप को, हम इन लोगों पे किसी भरोसा नहीं करते हैं। हमको पता है इन बच्चों को हम समझाते हैं, इनमें से किसी पे भरोसा मत करो। तुम लोग आईएएस कलेक्टर बन जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत और अपनी उनकी इज्जत बचाओ, नहीं तो तुमको समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। पैर पे खड़े रहोगे तो अपनी वैल्यू रहेगी, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। ये लोग भी नहीं आने वाले किसी के घर पे। कोविड में सब लोग बैठ गए थे अंदर अंदर, इनको कोविड हो जाता मर बना जाते। चलिए आगे बढ़े। नेताओं को तो करने का टाइम कोविड में था, निकले होते ये लोग, निकले होते, घर घर गए होते, है कि नहीं? सेवा वा किए होते, अभी डूर के भागे थे। कोविड हो गया तब कोई नेता नहीं आया था किसी घर में बैठ के। चलिए, इनक्रेडिबल इंडिया आई। ज्यादा उम्मीद मत करिए कि आपका सरकार आपके लिए करेगी, कभी नहीं की है। आप अपने लिए करिए, पढ़ लिख लीजिए, अपने पैर पे खड़े हो जाइए, ठीक है? आपके पोस्ट पे आईएएस वाईएएस रहिएगा, अपना घर का इज्जत बचाइएगा, अच्छे पावरफुल नौकरी रहिएगा, अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा, नहीं तो कोई आपके लिए आने वाला है नहीं। चलिए कुछ ज्यादा हो जाता है कभी कभी, थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, अब हम कंट्रोल करते हैं। डिप्लोमेसी का मतलब यही हो गया, डिप्लोमेटिक आंसर है। अरे एक हिंदी में गाना आया था, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, ऐसे ही समझ जाओ। अब भी नहीं समझे आप लोग? ये भी गाना नहीं सुने तुम लोग? मतलब आप कुछ करो तो आप कुत्ते हो, लेकिन हम अगर वो कुत्ता वाला काम करें तो हम टॉमी हैं, क्योंकि वो हम है ना। इसी को समझो डिप्लोमेसी टाइप का टॉपिक। इस संदर्भ को समझिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। चलो
कहानी शुरू होती है डिप्लोमेटिक टाइप से, यानी यहां पर सबको क्या बनना है, स्मार्ट। यहां पर सबको क्या बनना है, होशियार। और जो स्मार्ट होशियार होगा वही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि करना कुछ है नहीं। आइए अब देखिए यहां जो टॉपिक है, फिलहाल मैं उसी को जो आपकी किताब में, आप किताब लेके चलिएगा, मैं उसी को थोड़ा एक पीपीटी बनाया हूं पुराने जमाने वाला, उसी चीज को बोलूंगा, घबराइएगा नहीं। लेकिन आप इसी को पढ़ेंगे जो मैंने आपको बोला और कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरा अपडेटेड मटेरियल है ना। और आपको पता है किताब हर साल अपडेट होती है, ठीक है। और सुनिए अगले साल पे काम चल रहा है, वैसे उम्मीद है एक साल में किताब को लिखने वाला नहीं हूं, एक साल मैं रेस्ट लेना चाहता हूं। बहुत मेहनत किया इस किताब में, कलर कर दिया पूरा, ठीक है ना। अब एक साल हम लक्ष्मीकांत 4 साल रेस्ट कर लेते हैं। बताओ 17 साल से किताब आ रही है, 7वां एडिशन आया, यहां 7 साल से किताब आई है, 7वां एडिशन है। सोच लीजिए। और सुनिए इन्वायरमेंट की 3री एडिशन है। दो किताब सुनो, दोनों मेरा सब्जेक्ट अगर इतिहास भूगोल होता तो क्या अपडेट करने की जरूरत पड़ती। बाबर हो गया 1526, देश आजाद हो गया 1947। हमारा सब्जेक्ट ऐसा भाई, SSLV आ गया, हमारा सब्जेक्ट ऐसा है चंद्रयान 3 आ गया। तो हमारे सब्जेक्ट में तो आपको बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। स्टैटिक के साथ बच्चों को समझाओ कैसे कैसे करंट को जोड़ना है, समझ में आई बात। इसलिए मेरे को मेहनत बहुत करना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं भरोसा करो। चलो करंट अफेयर्स बेवकूफों इधर आओ। अब देखो यहाँ पे ये सारे टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स पढ़ाना होता तो लास्ट के 100 पन्ने का नोट्स पढ़ाता, ये सब कोचिंग वाले छाप छाप के देंगे तुमको। आइए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एडिशनल प्रोटोकॉल, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, MTCR। MTCR का मतलब होता है बच्चा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, सब बताऊंगा मैं। अगला है वासेनार अरेंजमेंट, अगला है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। एक चीज नहीं लिखा है CTBT, वो भी आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। आप इस पेज नंबर को देख रहे होंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर हेडिंग में लिखी हुई हैं और सबके अगल बगल उसका सिंबल लिखा हुआ है। कहीं NSG का सिंबल होगा, कहीं वासेनार अरेंजमेंट का WA लिखा होगा, कहीं CTBT होगा, और कहीं हमारा लास्ट जो परमाणु परीक्षण है, एटॉमिक टेस्ट है, जिसका नाम है पोखरण 2। पोखरण 1 जो था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में था, और जो पोखरण 2 है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में है, ठीक है। बड़े महान आदमी थे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। चलिए अब आगे बढ़ते, इधर आइए। अब देखो हम लोग सीधा आते हैं कहां, सीधा आते हैं एक फ्लो चार्ट पे। वही फ्लो चार्ट जो आपको इस बार मैंने बॉक्स में बना दिया है। पिछले एडिशन की किताब में जो 6ठी एडिशन थी वो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में था, ठीक है। इस बार मैंने उसको बॉक्स में बनाकर उसमें और ज्यादा कंटेंट एनरिचमेंट कर दिया है। समझ में आ गई बात? ओह अच्छा, ओहो हो, नहीं हम समझ गए। आप लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, है ना, आप लोग नए लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, ठीक है। चलिएगा अब सुनो, पुराने लोग जाके 7th एडिशन ले लीजिए मार्केट से, हम यही बोलेंगे। चलिए अब देखो न्यूक्लियर बम क्या है, कहानी सुनो। कहानी की तरह ये चैप्टर है, बहुत मजेदार है और बहुत इंटरेक्टिव है। मतलब इसमें हम लोग जुड़ेंगे कई बार, बहुत बातचीत भी होगी, क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करनी है, ठीक है। कभी हम अपने आप को अच्छा बोलेंगे और कभी हम अपने आप को और फिर अच्छा बोलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को गलत बोलेंगे नहीं, अगर हम गलत करेंगे तब भी नहीं, तभी तो डिप्लोमेटिक हम कहलाएंगे। अपनी गलती को भी हम सही तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, लगेगा हमने सही किया है, ठीक है। रुकिएगा, लेकिन सुनो, हम गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हम हैं, हम मतलब भारत। इसीलिए कह रहा हूं पहले अपने माइंड में इस तरह की चीजें सेट कर लो, फिर इस चैप्टर को शुरू करें और इसको डिप्लोमेटिक तरीके से समझना। कहानी शुरू होती है, कहानी की शुरुआत होती है 1945 के पहले। आराम से हम भी बैठते हैं, आप भी आराम से बैठिए, एकदम कहानी की तरह, है ना, एकदम बहुत बढ़िया, कैमरे पे एकदम आई कांटेक्ट मिला के, बहुत सही। कहानी शुरू होती है 1945 के पहले। 1945 के पहले पूरी दुनिया में जो कंट्री अपने आप को समझते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री हैं और हम ही दुनिया में पावरफुल कंट्री रहेंगे, सुनो, वो सब एटम बम बनाने में बिजी हो जाते हैं। क्यों? अगर एटम बम होगा तो हम दुनिया के बड़े पावरफुल कंट्री होंगे। और इसमें गलत क्या है? हर आदमी को पावर चाहिए। आप क्यों IAS बनना चाहते हैं? सर एकदम पता है, पावर चाहिए। राहुल गांधी क्यों 9 साल बाद अब ध्यान आया भारत जोड़ो? पावर चाहिए, इनको समझ में आ गया मैं एकदम बेकार हो चुका हूं। हमारी पार्टी के लोग नहीं जुड़े हैं, हमारे लोग क्या आप जोड़ पाएंगे, है कि नहीं? देखिए भारत जोड़नो चले, इन्हीं के पार्टी के लोग भाग गए हैं, है कि नहीं? चलिएगा, अब आपको जोड़ रहे हैं। अजीबे हालत है देश में, जो अपने पार्टी को नहीं जोड़ा अब जाके भारत को जोड़ रहा है। क्या मतलब खेला चल रहा है? कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ, यस सर। नहीं, कुछ लोग राहुल गांधी वाले बुरा मान रहे होंगे, कुछ लोग बीजेपी वाले बुरा मान रहे होंगे। कंफ्यूजन तो सबसे ज्यादा ये होगा सर किस पार्टी के हैं।
कुछ लोग आम आदमी डिसाइड कर देंगे, सुनो वो और बड़े लोग हैं वो और बड़े लोग हैं, है ना, वो कभी सत्ता में आने वाले लोग नहीं थे। आपको पता है कि नहीं पता है? चलिएगा, आप आगे हमसे बुलवाइए नहीं, हम टीचर हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सर फिर तो आप किसी के नहीं रहे ना, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं है तो हम इन लोगों के भी नहीं हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों के हैं बस। कोई प्रॉब्लम? नो, बहुत बढ़िया। और आप भी हमारे रहिए, बस इन लोगों की किनारे कीजिए। अब सुनो, 1945 के पहले एकदम पावर के लिए बात चली, और सुनो सही भी था, और ये भी चीज समझ में आ गया, पावर लेना अच्छी बात है और सही बात है। अगर आप में गट्स है, आईएएस बनिए, और आपको बनना चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ये गलत थोड़ी ना है। जिसमें गट्स है बनो आईएएस, मेरे से सपोर्ट चाहिए ले लो, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दूंगा। चलो, अब कहानी होती है, किसी ने नहीं सोचा था कि अगर एटम बम बना के अगर हमने गिराया तो क्या होगा, और वो दिन आ गया बच्चा। 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी बम के साथ खत्म होता है, जापान की रीढ़ की हड्डी ऐसी टूटती है कि जापान खड़ा नहीं हो पाता और लड़ाई बंद हो जाती है, और वो होता है 1945 जब एटम बम गिराया जाता है हिरोशिमा नागासाकी पे, और वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है ना। अब जब एटम बम गिरता है तो क्या होता है, सबको पता है, जब एटम बम गिरता है तो वहां पे लोग मरते नहीं हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ये कहानी मैंने तुमको पीछे सुना दिया है। अब बात ये होती है, जब एटम बम 1945 में गिरता तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर तो ये बताओ इसके लिए अभी तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बना था क्या कि चीजों को रोका जाए, कोई ऐसी बॉडी नहीं थी क्या? नहीं बच्चा, ना तो यूएन था, ना तो आईएमएफ था, ना तो वर्ल्ड बैंक था, ना तो डब्ल्यूटीओ था। ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आएगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इकोनॉमी ले जाएं, डब्ल्यूटीओ इकोनॉमी ले जाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अलग अलग चैप्टर में, और यूएन जो है पीस के लिए काम करो। तो कहने का मतलब ये चीजें नहीं थी बच्चा, ये सारी चीजें तब आती हैं जब एटम बम गिरा दिया जाता है, उसके बाद आती हैं ये चीजें। अब बताओ, उसके बाद जब यूएन आया तब से लेकर आज तक कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ? देखो यूएन का, देखो यूएन का काम। जब यूएन उसी के बाद, उसी वार के बाद लाया जाता है। अब यूएन के आने के बाद यूएन कहता भाई ऐसा है कि देखो एटम बम गिर चुका है, अब इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज हुआ है, और सबको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज भी हो सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज भी हो सकता है। तो अब क्या किया जाए? अब काम ये किया जाए कि न्यूक्लियर एनर्जी को मिसयूज ना होने दिया जाए, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। अब सबको समझ में आ रहा है पीसफुल का क्या मतलब है, डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने आपको समझाया इतनी खूबसूरती से है। क्लियर एवरीवन? अब क्या होगा, अब यहीं पर जब यूएन आ जाता है तो यूएन लाता है एक बॉडी जिसका नाम है आईएईए। अब देखो अगली कहानी कहां जुड़ती है, अगली कहानी जुड़ती है आईएईए में। और आप अपनी किताब में देखो 1945 के बाद सीधा 1957, लेफ्ट के बाद अब राइट चलो, सीधा देखो आईएईए लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? पहले तो बच्चों एक साथ मिलके बोल दो आईएईए का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जानते हो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन ही लेकर आता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में बनता है। और इसको दो अगर शब्द में मैं बोलूं, इसको न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर वॉच डॉग का मतलब न्यूक्लियर वाला खोजी कुत्ता। जैसे नहीं, आप किसी एयरपोर्ट पे जाइए, एक पुलिस होगा, पुलिस के साथ एक कुत्ता होगा, बंधा होगा, जो सूंघ रहा होगा, कहीं बम बम तो नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जाइए, एग्जैक्टली जैसे ये कुत्ता आप खोजता है ना, वैसे इसको कुत्ता मत बोलो, लेकिन उसी तरह की एक्टिविटी ये भी करता है, पूरी दुनिया में चेक करता है कि भैया कहीं पर कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं चल रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान एटम बम बना रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं नॉर्थ कोरिया उल्टा सीधा काम कर रहा हो, कहीं भारत पाकिस्तान में कुछ चल रहा हो। मतलब भारत पाकिस्तान नहीं बोल रहा, मतलब आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है पूरी दुनिया में एकदम न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह ये खोज रहा है, सूंघ रहा है, देख रहा है। इसके अपने जासूस होते हैं, उस कंट्री में घुसते हैं, सैटेलाइट्स की मदद से उस कंट्री के उस एरिया को झांकता है। जैसे भारत का एरिया कौन सा है, पोखरण, तो उस एरिया में उनके सैटेलाइट वॉच करेंगे कि भाई हो सकता है यहां पर कुछ हलचल चल रही हो, कोई ट्रक आ रहा हो, सामान आ रहा हो, उसके बाद नीचे कुछ एक्टिविटी चल रही हो। इन सब चीजों से वॉच करने की कोशिश करता है, अपने जासूसों को उस कंट्री में भेजता है, और इस तरह से सारे के सारे कंट्री में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह ये काम करता है, और उस कंट्री के सारे डेटा को लेकर एक रिपोर्ट बनाता है, और उस रिपोर्ट को बच्चा ले जाकर यूएन के जनरल असेंबली मीटिंग में, सामान्य जो मीटिंग होती है, सिक्योरिटी कोटी वाला नहीं बोलता है, यूएन के जनरल असेंबली मीटिंग में ले जाके उसके सामने रख देता है। अब यूएन कंट्री तुम लोग डिसीजन लो, जो करना है, हमने अपना काम करके रख दिया है। आईएए का मतलब समझ में आया? कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है,
कोई एक्शन मेकिंग बॉडी नहीं है, ये सिर्फ इस तरह से इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करेगा, किसी के प्रेशर के अंदर काम नहीं करता है, अपना काम करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, ले जाके यूएन जनरल असेंबली के सामने रख देगा, अब तुम लोग डिसीजन लो। क्लियर? और सुनो ये भी एक चीज और समझाता हूं, इसका हो गया स्प्रिंग गड़बड़। अच्छा, आईएईए के अंदर एडिशनल प्रोटोकॉल है, तुम्हारे पेपर में एडिशनल प्रोटोकॉल ही क्वेश्चन है। रुको, अभी आईएईए के अंदर क्या है? एडिशनल प्रोटोकॉल। जैसे बच्चा प्रोटोकॉल वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप इन्वायरमेंट की क्लास या इन्वायरमेंट की मेरी बुक पढ़ोगे वहां पे आपको मिलेगा कई प्रोटोकॉल लिखे गए हैं। यूएनएफसीसीसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल, सीबीडी के अंदर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाली मीटिंग के अंदर काटागोना नगाया प्रोटोकॉल, ओजोन वाले केस पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटोकॉल ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर नियम कानून जो बनाए जाते हैं उसके लिए लोगों को फोर्स किया जाता है, मैंडेटरी किया जाता है, और समय आने पर चीजें नहीं पूरी होती उसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। ये चीजें आपको इन्वायरमेंट में समझेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर आईएईए के अंतर्गत ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल आया है, नियम कानून आया है जिसको सबको अपनाना है, उसको एडिशनल प्रोटोकॉल के नाम से बोला गया है। अब एडिशनल प्रोटोकॉल के नियम कानून को लोग अडॉप्ट करते हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो सर भारत का क्या केस है? भारत भी तैयार है। ओ, तो सर अब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली। और इंडिया आईएईए को फॉलो करता है। एग्जैक्टली। और सुनो, क्यों ना फॉलो करें? ये लड़ाई झगड़े की चीज नहीं है, ये पीस की चीज है, और भारत भी एक शांति प्रिय राष्ट्र है। तो आप बताओ भारत इस चीजों को अडॉप्ट करेगा कि नहीं करेगा? भारत इन चीजों को हमेशा बढ़ चढ़ कर करता है, और भारत अपने आप से इस हिसाब से उदाहरण पूरे दुनिया वालों के सामने लाता भी है। क्लियर एवरीवन? अब कहानी आगे बढ़ती है। आईएईए का काम हो गया, एडिशनल प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं पर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनपीटी। इधर देखो बच्चों, अभी तुम लेफ्ट से राइट गए थे, अब किताब में फिर लेफ्ट पे आओ। किताब में लेफ्ट पे जाओगे, आईएईए के जस्ट बाद एनपीटी लिखा होगा। लिखा है क्या? अरे बहुत कमाल का तुम लोगों को इस बार किताब दिया है। समझो, अभी हो सकता है कभी कभी लोगों को लगे मैं तारीफ कर रहा हूं, जाके ढूंढ लो कहीं और मिल जाए तो। इधर आओ, और इस किताब को भी है ना तराशते तराशते 7वीं बार ना डायमंड को जितना तराशो, हाँ वही हो रहा है। अब इसकी गुणवत्ता और बढ़ रही है। पता नहीं 17 साल 18 साल बाद कहां पहुंचेंगे हम लोग। अभी रुकिए, 30 साल बाद तो भाई पता नहीं, 3 डिकेड होगा किताब का। जब तुम लोग के बच्चे आएंगे तो 30वां एडिशन, और तुम लोग बोलेगे हम 7वां पढ़े थे। ओके 35 हो सकता है, 35 हो सकता है लेट में आए आपके बच्चे, ग्रेजुएशन करके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। हाँ इधर आइए, सुनो ज्यादा मत सोचो, क्या पता वो ऐसा जमाना हो कि आपके बच्चों को आईएएस का क्रेज ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जो समय बदल रहा है उस समय में सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है उस समय गवर्नमेंट की नौकरी खत्म हो जाए। जब आप सारा ही सेक्टर प्राइवेटाइज कर देंगे तो नौकरी कहां करोगे? अंबानी के घर में कि अडानी के घर में या टाटा और बिरला के घर में? नौकरियां तब तक करोगे बच्चा जब पब्लिक सेक्टर बचेगा। आपके दिमाग में चीज है कि नहीं है? सरकारी चीजों में आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। बीएसएनएल नहीं बचेगा तो बीएसएनएल का डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर होता है, वो गया फायर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे ये लगता है हो सकता है 20 साल के बाद आईएएस अपने आप ही खत्म हो जाए, एग्जाम में ना देना पड़े, हमारी तो जिंदगी भैया गुजर जाएगी। अपना सोचो, बुढ़ापा उड़ापा आ जाएगा 20 साल में। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप जरा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में आईएएस बनने नहीं जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में। जो गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा तब तो करोगे। एनपीटी क्या है? एनपीटी का पूरा नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अच्छा सुनो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पहले तो मैं थोड़ा ना इसमें फैक्चुअल डेटा बोल देता हूं जो मैंने जानकर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैंने लिखा भाई एनपीटी को सिग्नेचर के लिए खोला गया 1968 में, इसको फोर्स में आते आते 1970 हो गया, यानी 2 साल में जाके फोर्स में आया। और यहां ये बोला गया कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट रहेंगे। मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट रहेंगे, मतलब कुछ कंट्री ऐसे हैं जो एटम बम रख सकते हैं, और कुछ ऐसे कंट्री हैं जो एटम बम रख भी सकते हैं और साथ साथ उसका वही कंट्री साथ साथ उसका न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कहते हैं ये वही कंट्री होंगे जो 1 जनवरी 1967 के पहले तक न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके होंगे। और ये कौन कौन कंट्री है जिसके अंदर आ भी रहे हैं? 5। और उन कंट्री के नाम आपके सामने लिखे हैं बच्चा, यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना।
ओ, तो सर आप ये कह रहे हैं ये 5 कंट्री हैं जो अपने आप को बना रहे हैं एनपीटी के रूप में और अपने आप को नियम बनाकर अपने आप को ये हक दे रहे हैं कि हम ही वो कंट्री हैं जो 5 कंट्री मिलकर दुनिया में एटॉमिक टेस्ट करेंगे और एटम बम रखेंगे और किसी को बनाने का रखने का हक नहीं है। और सुनो, ये 5 कंट्री जो हैं ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, वीटो पावर, बड़े पावरफुल कंट्री हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हीं की देन है कि चाइना इसका मेंबर बना है। तो सर ये तो उन्होंने गलत किया, फिलहाल लॉजिकली तो गलत किया ही, इसमें गलत क्या है? हम किसी से बायस होकर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको क्या लेना देना है, हम तो आपको सत्य बताएंगे, आपको मानना हो तो मानो। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ गलती की, भयंकर वाली की, और यही चाइना है जो आपको आज एनएसजी का मेंबर बनने के लिए रोड़ा डालता है। सबसे बड़ा रोड़ाबाज यही है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एनएसजी का मेंबर बनने के लिए। अब आप सोचोगे सर एनएसजी ऐसा क्या है जो इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए? वो अभी आगे आऊंगा जब आप एनएसजी पे पहुंचेंगे। यहां अभी रुकिए, अभी आप पहुंचे कहां हैं? यहां एनपीटी पर। ये बताओ एनपीटी समझ में आया? एनपीटी समझ में आया? अब आप सोचोगे सर ये कंट्री क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर ये तो एथिकली गलत हुआ ना। बोलो हाँ। हाँ तो गलत हुआ तो गलत हुआ, हम क्या करें? तो सर आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं? एक वर्ड में बोलूंगा, दादागिरी। तो सर फिर तो ये दादागिरी हो गई, बिल्कुल दादागिरी हो गई। और ये इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि अब भारत है ना, चाइना वाले थोड़ी ना बोल रहे हैं हमने दादागिरी की, अमेरिका वाले थोड़ी ना कहेंगे, वो तो आप बोल रहे हैं ना क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। ओ, अगर सर इंडिया होता तो ये बात हम नहीं बोल रहे। एग्जैक्टली, हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है। अब भी क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? किसी को दूसरे से क्या लेना देना, बाहर में जाओ, यही लॉजिक तो हम बता रहे हैं। अपना काम बने बाकी का काम फंसे, यही तो लॉजिक है। चलिएगा, तो हमारा बन गया छुट्टी, हमको दूसरों से क्या लेना देना। इन लोगों ने यही बोला कि हम ही 5 कंट्री पावरफुल रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। अच्छा, अब एनपीटी को बनने के बाद ये तो एक लॉजिक समझ में आया। दूसरा लॉजिक क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन कहने का मतलब है कि भैया देखो, कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी को देगा नहीं कि कोई दूसरा जाकर उस तरह की टेक्नोलॉजी करके एटम बम बना ले। यानी नॉन प्रोलिफरेशन है, यानी इस तरह की चीजों को रोकना है। अब मान लो ये 5 कंट्री एटम बम बना ही लिए हैं, सही है, बहुत बढ़िया। अब ये 5 कंट्री इस तरह की टेक्नोलॉजी दे जाकर इंडिया को दे दे, पाकिस्तान को दे दे, ईरान को दे दे, नॉर्थ कोरिया को दे दे, तो भैया वो भी एटम बम बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो ये लोगों का ये सोचना था कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं दिया जाएगा तभी कोई दूसरा नहीं बना पाएगा। तो पहली बात, कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं करेगा इस तरह की टेक्नोलॉजी को, नहीं तो दूसरा बना लेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और दूसरा, इन लोगों ने कहा एनपीटी बनने के साथ कि कोई भी ग्राउंड में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। जैसे तुम ग्राउंड में न्यूक्लियर टेस्ट करोगे एटम बम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे लॉजिक थे एनपीटी को लाने के लिए, बड़े होशियारी से एनपीटी लाई गई। लेकिन एक बात बताओ यार, चाइना एटम बम रखे, भारत ना रखे, कल को इंडिया चाइना का मसला हो जाए तब? तो सर फिर तो फंस जाएंगे हम। तो क्या किया जाए आप बताओ, जल्दी बोलो, क्या किया जाए? बोलो, एटम बम बना लिया जाए। बोलो, सब लोग बोलो, एटम बम बना लिया जाए। सो स्वीट। अगली कहानी देखो। अगली कहानी है, देश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वो दिन, 18 मई 1974 भारत ने पहला एटॉमिक टेस्ट किया सफलतापूर्वक। कौन सा किया? पोखरण में किया, राजस्थान में। किसके समय में किया? श्रीमती इंदिरा जी के टाइम में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। अभी और श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी जिनके समय किया गया, भाई बहुत बोल्ड स्टेप था जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने देश के लिए लिया था। नई बात समझ में आई? हमको क्या लेना देना, अच्छा काम किया, अच्छा सुन लो, बुरा करेंगे तो हम बुरा भी बोल देंगे, क्योंकि हमको क्या लेना देना। फिर वही बात, सर हम तो न्यूट्रल आदमी हैं, है कि नहीं? और टीचर न्यूट्रल है उतना ही बढ़िया, नहीं तो पता चलेगा बीजेपी वाला बीजेपी बोल के चला जाएगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस, हमारा बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा, जो कि खुद सोशल मीडिया में इतना कंफ्यूज होकर बैठा हुआ। इस समय की जनरेशन क्या बताया जाए। आइए, सोशल मीडिया आने से कंफ्यूजन बढ़ गया है। अब हम भी कंफ्यूज करके चले, अच्छा नहीं है। अब सुनो, अब क्या होता है, अब इंदिरा जी करती हैं न्यूक्लियर टेस्ट, और सुनो इसके बाद का जो अगला टेस्ट करते हैं, अरे भाई वो करते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, कमाल के व्यक्तित्व थे। 1998 में, रुको अभी हम लोग 1974 पे रुकते हैं।
1974 में इंदिरा जी के टाइम में भारत न्यूक्लियर टेस्ट करता है और उस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम रखता है क्या प्रोजेक्ट का, स्माइलिंग बुद्धा। अब सर स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा। भारतीय इंडियन रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में वो एक पवित्र दिन है। क्या दिन था वो? बुद्ध पूर्णिमा। समझ नहीं समझ रहे हो? निकालो पेन बाहर निकालो, खुराफात है ना। एकदम समझ में आया? वो दिन कौन सा था? बुद्ध पूर्णिमा। और सुनो, ऐसे ही हमारा टीचर भी डांटा था, अचानक याद आ गया तो मुंह में डाली थी पेन, हमको याद आ गया वही वाला। देखा, जो बचपन में हम लोग डांट खाए हैं आज सबको याद आता है। अभी बेंगलोर में हम क्लास लेके आए, एक बच्ची थी ऐसे पेन का पूरा काट के गई थी, एकदम जो कैप था वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था। 5 मिनट से देख रहे, खाई जा रही है, खाई जा रही है। हम बोले अंत में, सुनो पेन हमको दे दो, कैप को अंदर ले लो। समझ गई वो, फिर कुछ बोली नहीं वो। आदत है, माँ बाप ऐसे ही छुड़वाते हैं। तो हमारी माता जी है नहीं, लेकिन हमको याद है छोटे थे तो हमको एक आदत थी, आज भी अचानक याद आ गया। मेरी आंख ऐसे ऐसे होती थी, बार बार ऐसे ऐसे होती थी। तो मेरी मम्मा आई, मरी एक झापड़, बोली ऐसे से क्या करते हो? मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद कॉन्शियस हो गया और लिटरली मैं बताऊं, उन्होंने फिर उसका तरीका बताया, कहीं ऐसा सुनो तुम शीशा के सामने चले जाओ और खड़े रहो, देखो काफी देर रोको, और मेरी आदत फिर सुधर गई। सोचो कितना अजीब होता मैं। नहीं आपको लगता है ये पागल आदमी तो नहीं है? आइएगा। और आंख वाक के केस में तो बवाल हो जाए, जान ही रहा है। भारत है ये, उसको क्या पता ये प्रॉब्लम है, हमको है कि नहीं? पता नहीं किस प्रॉब्लम को कहां ले जाए आदमी। लेकिन शुक्र था भगवान, एक नहीं चलता था, दोनों चलता था। एक चलता तब तो बाप रे बाप, समझ रहे हो क्या हो जाता। चलिए हो गया मनोरंजन, अब सीरियस हो जाइए, ठीक है? कमाल की चीज पर पहुंच गए हैं। अब सुनो, जब भारत पोखरण टेस्ट करता है, कहानी समझो, एकदम एनएसजी के पहले हम लोग रुकने वाले हैं, एकदम एनएसजी ये, क्योंकि एनएसजी का एक अलग ही टाइम होगा, आधे घंटे का डिस्कशन है एनएसजी, वो आज हो ही नहीं सकता। अब सुनो, जो पोखरण टेस्ट जब भारत करता है, समझो जरा, विदाउट एनपीटी साइनिंग भारत कर रहा है। सोचने की बात है, सर हम एनपीटी के साइनिंग मेंबर है नहीं, है ना, और एनपीटी में ये नियम था कि कोई करेगा नहीं, तो हम बिना एनपीटी के साइनिंग मेंबर कैसे साइन कर दिए सर? कैसे कर दिए सर? तो सर हम तो अलाउ थे नहीं थे। तो सर अब क्या होगा? प्रॉब्लम झेलो। तो सर फिर कैसी प्रॉब्लम? जो भारत देश के साथ दूसरे कंट्री के जो व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पेट्रोल डीजल जो आना जाना, ये खाना पीना होता था, सब बंद कर दिया गया। लेकिन सुनो, उस लेडी ने पूरा बोल्ड स्टेप लिया, देश को आगे बढ़ाया, बिल्कुल डरी नहीं वो। और सेम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, बिल्कुल डरे नहीं, सारा बोल्ड स्टेप लिए। 1998 में जो लास्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था, जिसपे एक मूवी भी बनी है, जो मैं मूवी आज हर किसी को रिकमेंड करूंगा, आप परमाणु मूवी जरूर देखिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे, कैसे ब्लाइंड स्पॉट का कंसेप्ट उस मूवी में दिखाया, कैसे आईए कि जासूस हमारे इंडिया में घुसते हैं और हम उनको अरेस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो पीसफुल पर्पस के लिए आते हैं ना, हम उनको अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? उस मूवी में आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगा, और बहुत खूबसूरत मूवी, क्या पता आपको यूट्यूब में फ्री में भी मिल जाए। और परमाणु मूवी जो है, उसमें लास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किया है, कौन सा किया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला 1998 पर पोखरण 2, जो आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है, उसकी पूरी कहानी उसमें दिखाई, बहुत मजेदार है। आज देखिए, एंटरटेनमेंट भी होगा और आपको न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट भी समझ में आएगा। आपको 2-3 मूवीज मैं रिकमेंड करूंगा। जब स्पेस चलूंगा तो ग्रेविटी बोलूंगा, मिशन मंगलयान बोलूंगा, ठीक है ना। जब एआई पर जाऊंगा उस समय आपको वो बोलूंगा, वो थोड़ा सा वो आयरन मैन बोलूंगा, जो उसमें तुम लोगों का AR MR वगैरह का कंसेप्ट है, मिक्स रियलिटी का कंसेप्ट है। अच्छी अच्छी मूवी देखी ना मेरे साथ, मैं तो देख चुका हूं, उसकी छोटी छोटी क्लिप्स भी दिखाऊंगा, रुको अभी। अरे आप खुश रहिए, आप रवि अग्रणी सर की क्लास में हैं ना। मैं मजाक करता हूं टीचिंग के साथ, और ना आपको मजाक बनने दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है? चलिए 2 मिनट और इसको खत्म करेंगे, क्योंकि एनर्जी कल से शुरू करेंगे। अब देखो, भारत ने तो पोखरण टेस्ट कर लिया, सुनो अभी दिक्कतें भारत ने फेस की, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ बच्चों? अब भारत जवाब देगा, बोलना पड़ेगा भारत को। अच्छा, एनपीटी का मेंबर भारत बन सकता है, लेकिन एनपीटी का मेंबर भारत को बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। जानते हो क्या शर्त है? एनपीटी का मेंबर बनने के लिए, जो भी हम पीछे बात कर रहे थे, शर्त यह है कि जो एनपीटी का मेंबर बनेगा वो अपने कोई भी एटम बम नहीं रखेगा, और कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, कोई भी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगा। तो सर एनपीटी का मेंबर हम नहीं बनेंगे। क्यों?
क्योंकि सर आप तो अभी बोले अगर एनपीटी का मेंबर बनेंगे तो हमें अपने सारे एटम बम छोड़ने पड़ेंगे, और सर हम नहीं छोड़ेंगे। कल को इंडिया चाइना हो गया तब, यार सोच तो तुम सही रहे हो, और सुनो जो तुम कह रहे हो वही सोच हम भी रहे हैं। ये बताओ हम लोग एनपीटी पे साइन कर दें? मी टू। क्योंकि एनपीटी पे साइन करने का लॉजिक है कि आपको अपने एटम बम डिफ्यूज करने पड़ेंगे। 6 एटम बम है ऐसा सुनने में आता है, बहुत ज्यादा ऑफिशियल सोर्स नहीं है, जो हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन है 6 एटम बम है। और दूसरा, हमारा जो परमाणु परीक्षण वाला जो केंद्र है ना पोखरण, उसको हम बंद नहीं करेंगे। क्यों करें? कल को मान लो इंडिया चाइना हो जाए, इंडिया पाकिस्तान हो जाए, और चाइना के पास एटम बम रहे, भारत एटम बम न रखे। इसलिए भारत ने एनपीटी का मेंबर ना होते हुए भी उसके अगेंस्ट जाकर एटॉमिक टेस्ट किया था, और भारत ने अपना परमाणु परीक्षण का पहला एटम बम बनाया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में। और उस समय का भारत और बुरी कंडीशन में था। अटल जी तक आते तो भारत फिर भी थोड़े अच्छे कंडीशन में आ चुका था। तो वो स्टेप उस समय लेना बहुत बड़ी बात है। उस लेडी ने जो लिया, देश के नाम पे लिया, और ऐसे लीडर चाहिए देश को। ठीक है, इमरजेंसी लाई तो गंदा काम भी की। अभी तो हम अच्छाई की बात कर रहे हैं ना, तुरंत बोल दोगे गंदा। अरे भैया अभी अच्छा सुनो ना, गंदा जब आएगा गंदा भी बोल देंगे। हम कोई बीजेपी और कांग्रेस का टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि एक ही बात बोले और दूसरा खराब बोले? सुनिए अभी आगे बढ़े, रुकिए अभी सुन के जाइए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक ये खत्म नहीं होगा। गाड़ी फंस जाएगी, कल से इतना जोड़ ही नहीं पाएंगे हम। अब सुनिए एकदम, एक तो पूरा खत्म कर दीजिए। दूसरा और पहला तो हमको क्या करना पड़ेगा एनपीटी मेंबर बनने के लिए? सारा आइटम बम डिफ्यूज करो। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, जो पोखरण में तुम्हारा ये सब चल रहा है ना, सब पाट दो, सब गड्ढा उड्ढा जो अंदर नीचे काम कर रहे हो ना, सब बंद कर दो। अरे नहीं भाई नहीं करेंगे, रीजन आपको समझ में आया क्यों? अच्छा अब सुनो, भारत ने डिफेंस कैसे किया? जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत ने कहा भाई सुनो दो चीजें हैं। पहला, तुम लोगों ने बोला था कोई प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, ठीक है, हमने कोई प्रोलिफरेशन नहीं किया। हमारे देश में भी भाभा जैसे वैज्ञानिक बने। आप हम लोग को क्या समझते हैं? भाभा जैसे साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर फार्मूला जो बनाए थे, बताओ अमेरिका जैसे कंट्री के पास उस जमाने में हमारे डॉक्टर भाभा जैसे वैज्ञानिक नहीं थे। ये 75 साल में हमारे देश ने एटॉमिक टेस्ट किया था। मैं बता दूं, आज हो सकता है लोग आपको बोले देश से 75 साल में कुछ नहीं हुआ। ये देख रहे हो कितनी बड़ा काम देश में हुआ। अरे भाभा नहीं होते तो आज हमारे पास एटम बम नहीं होता, ठीक है। और वहां उस समय इंदिरा जी के गवर्नमेंट के टाइम में जवाब दिया गया, देखो तुम लोग बोले कि कोई प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, हमने किसी से टेक्नोलॉजी ली नहीं है। डिफेंस देखो कैसे कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, हमने टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। भारत के सपूतों में भाभा जैसे लोग भी हैं, आप लोग हमको निठल्ला मत समझिए। और ये भारत ने जवाब दिया था। लॉजिक समझ में आई बच्चों? जाके समझ आई तो प्राउड ऑफ यू बिकॉज ऑफ भाभा जी। समझ में आई बात? और सुनो दूसरा जवाब भारत ने क्या दिया। दूसरा जवाब भारत ने दिया कि भाई सुनो, तुमने लोगों ने बोला नोबडी डू द न्यूक्लियर टेस्ट ऑन ग्राउंड। हाँ, तो हमने जमीन पे टेस्ट कहां किया? हमने तो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में किया ना। अब भी बात नहीं समझ में आई? आ गई भाई। शुरुआत में मैंने क्या बोला था? सर डिप्लोमेटिक तरीके से आप आंसर दोगे, तो डिप्लोमेटिक तरीके से मैं आंसर दे रहा हूं। समझा ले गया हूं। अब कहानी आती है एनएसजी की, और ऐसा कहते हैं एनएसजी लाने के पीछे पहला और मुख्य कारण जो था वो यही था, जो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये देखो एनपीटी के बाद भारत ने कर दिया, बिना एनपीटी के मेंबर बने, ठीक है ना। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं अगर इन 5 कंट्री के अलावा कोई एनपीटी का मेंबर है तो वो तभी मेंबर बना होगा जब उसने एटम बम नहीं बनाया होगा? नहीं, न्यूक्लियर वाली जगह बंद कर दी होगी। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आई बात? क्योंकि एनपीटी में 5 ही कंट्री को राइट एटम बम बनाने का, एटम बम रखने का। अगर इसके अलावा कोई भी एनपीटी का मेंबर होगा तो क्या होगा? नहीं रखना। जानते हो भारत को हमेशा एनपीटी मेंबर बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है, भारत आ जाओ मेंबर बन जाओ। भारत नहीं बन रहा है। और सुनो, ठीक कर रहा है गलत कर रहा है? आप देखो कॉन्फिडेंस देखो, ठीक कर रहा है। मेरे लालो मेरे पीलो इधर आओ, एक मिनट रुको, लास्ट फिर चलते हैं। बस हम भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा है, पैकिंग शुरू कर दो, है ना। सुनो धीरे धीरे, डिस्टर्ब नहीं, है ना। अब क्या है लास्ट। अब यहां पर भारत ने जैसे पोखरण टेस्ट किया, कब किया भारत ने पोखरण टेस्ट? ये दिन याद रखना, कलेक्टर बनने के बाद खड़े होकर स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करना, जैसे मैं तुम लोग को मोटिवेट कर रहा हूं। ये चीजें आगे वाली नस्लें नहीं बताएंगी, तुम लोग तो किसको बताओगे? इंदिरा जी के बारे में बताना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताना, कलाम साहब के बारे में बताना, सतीश धवन साहब के बारे में। आगे फिर लोग आएंगे कहेंगे देश में कुछ नहीं हुआ, और आप मान लेंगे। लास्ट, अब यहां पे देखो, इसी पोखरण टेस्ट की वजह से एनएसजी लाया गया। क्यों लाया गया? एक लाइन में सुनो और चलते हैं। इसलिए लाया गया, भारत ने कर दिया न्यूक्लियर टेस्ट। अब कुछ ऐसा करो, नहीं तो अब पाकिस्तान करेगा, इजराइल करेगा, फिलिस्तीन करेगा, श्रीलंका करेगा, नेपाल करेगा, भूटान करेगा, मध्य प्रदेश भी कर सकता है।
ठीक है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, और उसी ऐसे को रोकने के लिए क्या लाया गया, एनएसजी लाई गई। इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा, एनएसजी को लाकर कैसे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। लेकिन सुनो क्या हुआ वो भी बाद में बताता हूं। और यही एनएसजी है जिसका मेंबर भारत आज भी बनना चाहता है। क्यों? अगर एनएसजी का मेंबर बन गया तो कितने फायदे भारत को होने वाले हैं वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, रुक जाओ।